रिबॉर्न इन मिस्टीरियस नॉवल एपिसोड 2 कार का एक काफिला अविसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने रुका। मिष्टी जो कब से कार की खिड़की से अविसा ग्रुप की 60 मंजिला ऊंची बिल्डिंग को देख रही थी, वो अपने सेंसेस में लौट आई। कार का काफिला सीधे पार्किंग में जाकर वीआईपी लिफ्ट के एंट्रेंस पर जाकर रुका था। मिष्टी और आदित्य लिफ्ट में बैठकर अपने अपने फ्लो पे चले गए। आदित्य का ऑफिस 59वें फ्लोर पर था, जबकि मिष्टी का ऑफिस 56वें फ्लोर पर था। अविसा ग्रुप में ऊपर के तीनों फ्लोर यानी 60, 59, 58 क्रम में चेयरमैन, सीईओ, सीओओ के ऑफिस थे, जबकि उसके बाद के 2 फ्लोर यानी 57, 56 वीपी के ऑफिस थे। दोनों फ्लोर पर 2-2 वीपी के ऑफिस थे। 56वें फ्लोर पर मिष्टी और उत्कर्ष का ऑफिस था। मिष्टी अपने ऑफिस में जाती है तो वो कुछ पल के लिए देखती रह जाती है। नॉवेल में डिस्क्रिप्शन से उसे आइडिया तो था ऑफिस शानदार होगा, लेकिन सामने से देखने की बात ही अलग थी। बड़े से ऑफिस के 3 साइड वॉल की जगह पर कांच की वॉल थी, जिस वजह से एक साइड से समुद्र दिख रहा था, दूसरी साइड पूरा सिटी दिख रहा था, जबकि बीच वाले में दोनों का कॉम्बिनेशन। ऑफिस के बीच में बड़ा सा टेबल था। मिष्टी जाकर उस टेबल के पीछे रखी चेयर पर अपना हाथ रखती है। वो थोड़ा इमोशनल फील कर रही थी। कल से पहले उसने सपने भी नहीं सोचा था कि उसका अपना इतना बड़ा ऑफिस होगा। कुछ पल बाद मिष्टी खुद को नॉर्मल करते हुए, चल मिष्टी, ऐसे इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे यही बैठकर सबको दिखाना है, तू यहाँ बैठना सबसे ज्यादा डिजर्व करती है। मिष्टी अभी अपने कंप्यूटर में आज की प्रेजेंटेशन चेक कर रही थी, तभी ऑफिस के डोर पर नॉक की आवाज सुनाई देती है। कम इन, मिष्टी ने बिना कंप्यूटर से अपनी नजर हटाए कहा। गुड मॉर्निंग मिष्टी, एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। मिष्टी अपना चेहरा ऊपर कर सामने देखती है तो वहां एक लड़की खड़ी थी, जो भारी मेकअप के साथ भी ठीक ठाक लग रही थी। उसको देखकर मिष्टी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल ये लड़की मिष्टी की असिस्टेंट रमोना थी। मिष्टी रमोना पर बहुत ट्रस्ट करती थी, क्योंकि वो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। लेकिन रमोना पहले से ही बहुत सेल्फिश इंसान थी। उसने मिष्टी से सिर्फ इसीलिए फ्रेंडशिप की थी क्योंकि वो अमीर थी। जब मिष्टी ने वीपी की पोजीशन ज्वाइन की तो रमोना की रिक्वेस्ट पर उसने उसे अपने असिस्टेंट की पोस्ट दे दी, क्योंकि रमोना पढ़ाई में काफी अच्छी थी। शुरुआत में रमोना काफी अच्छे से काम करती थी, क्योंकि वीपी की असिस्टेंट होने की वजह से उसे काफी रेस्पेक्ट और बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन जब उसने उत्कर्ष को देखा तो वो उसके वन साइड प्यार में पड़ गई। वो आहना से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि आहना उत्कर्ष के करीब थी। उसे लगता आहना उत्कर्ष को अपने जाल में फंसा लेगी, तो वो इसे हमेशा तंग करती थी, जिससे सबको लगता कि मिष्टी जानबूझकर अपनी असिस्टेंट के जरिए आहना को परेशान करती है। एक बार उत्कर्ष किसी बात के लिए आहना को कंसोल कर रहा था तो रमोना ने देख लिया था। उन दोनों को इतना करीब देख उसे बहुत गुस्सा आया था, जिस वजह से उसने आहना को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। जब उसकी पोल खुल गई तो उसने सबके सामने मिष्टी का नाम ले लिया कि उसे ऐसा करने के लिए मिष्टी ने कहा था। तब विवान ने सब संभाल लिया था, लेकिन मिष्टी से काफी डिसपॉइंट हुआ था। मिष्टी की रेप्यूटेशन खराब होने में रमोना का बहुत बड़ा हाथ था। मिष्टी को कोई जवाब देता ना देख रमोना को उस पर गुस्सा आता है। जब से उसे उत्कर्ष से प्यार हुआ है, तब से वो मिष्टी को कुछ नहीं समझती थी। उसे लगता था मिष्टी भारद्वाज की वजह से यहाँ है, और एक बार उसकी उत्कर्ष से शादी हो जाए तो वो मिष्टी से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन वो भूल गई थी, कॉलेज में मिष्टी टॉपर हुआ करती थी और उसके मार्क्स उससे कम ही होते थे। मिष्टी, मीटिंग का टाइम हो गया है। मुझे पता है हमारा प्रेजेंटेशन उत्कर्ष सर से अच्छा नहीं होगा और कल की वजह से तुम उस आहना को देखना नहीं चाहती होगी, लेकिन फिर भी हमें मीटिंग में जाना होगा। रमोना ने मासूम शकल बनाते हुए मिष्टी को आहना के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। रमोना को लग रहा था ऐसी एक्टिंग करके वो मासूम लग रही होगी, लेकिन पूरी जोकर लग रही थी। यक, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि हमारा प्रेजेंटेशन उत्कर्ष से अच्छा नहीं होगा? मिष्टी ने अपनी आंखें कोल्ड आंखों से घूरती है। वो मैंने सुना था सबसे कि उत्कर्ष सर ने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है। रमोना को आज मिष्टी कुछ अलग लग रही थी, उसके घूरने से उसके पसीने छूट रहे थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने मेहनत नहीं की है? मिष्टी ने आहना पर वैसे ही प्रेशर बनाए रखा था। नहीं नहीं माँ मेरा। रमोना इस प्रेशर में टूटने लगी थी। वो अपनी बात बोल भी नहीं पा रही थी। बस चलो चलते हैं मीटिंग में, देखते हैं किसे प्रोजेक्ट मिलता है। मिष्टी ने चेयर से खड़े होते हुए एक फाइल और पेनड्राइव रमोना की तरफ बढ़ा दी और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गई।
मिष्टी का ये एटीट्यूड देख रमोना गुस्से अपने हाथों के नाखून को अपनी हथेली में चुभो देती है, फिर कुछ सोचकर अपने हाथ में रखी पेन ड्राइव को देख ईविल स्माइल करती है। मिष्टी सीढ़ियां उतरने लगती है, जिसे ना चाहते हुए भी रामोना को भी सीढ़ियों जाना पड़ता है। दरअसल मीटिंग 55वें फ्लोर पे थी, जिस वजह से सिर्फ एक फ्लोर नीचे जाना था, तो मिष्टी सीढ़ियों से जाना पसंद करती है। 55वें फ्लोर का यूज मीटिंग्स के लिए किया जाता है। यहाँ बड़े से लेकर छोटे अलग अलग 12 मीटिंग रूम्स थे। कंपनी के हाई अथॉरिटी की मीटिंग और दूसरी कंपनी के गेस्ट से मीटिंग जैसी सभी मीटिंग इसी फ्लोर पे होती है। इस फ्लोर से ऊपर जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। आज की मीटिंग 3 नंबर के मीटिंग रूम में थी। मीटिंग रूम के गेट पर पहुंचकर मिष्टी एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। मीटिंग रूम में काफी लोग आ चुके थे। उत्कर्ष और आहना भी कुछ लोगों के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। मिष्टी को आता देख उत्कर्ष उसे इग्नोर कर अपना डिस्कशन करना जारी रखता है। मिष्टी चलकर अपनी सीट की तरफ जाने लगी। सारे लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। उसने सिर हिलाकर उनको सामने ग्रीट किया। मिष्टी अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी कि मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। विवान, आदित्य और निशित के साथ इंटर हुआ। उनके पीछे तीनों के असिस्टेंट आ रहे थे। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। विवान को देख वहां खड़ी सारी लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे देख पलके झपकाना भूल गए। विवान के हैंडसम लुक के साथ उसका अरोगेंट ऑरा बहुत सूट करता था। मिष्टी भी कुछ पल के लिए उसे देखती रह जाती है, क्योंकि कल वाले विवान और आज वाले विवान में बहुत फर्क था। कल वो फैमिली के साथ होने की वजह से उसके आसपास वो अरोगेंट ऑरा नहीं था, जो उसकी हैंडसमनेस को 4 चांद लगा देता था। कोल्ड स्वेट स्माइल। विवान के अपनी सीट पर बैठते ही सबको बैठने का इशारा करता है। मिष्टी भी तब तक अपने सेंस में वापस आ गई थी और अपनी सोच पर खुद को डांटने लगती है। मिष्टी की बच्ची, वो चाहे जितना भी हैंडसम दिखे, तुझे उसकी तरफ नहीं देखना है। तेरे लिए कोई उससे भी हैंडसम बना होगा, जो सिर्फ तेरा होगा। तारांकन आखिरी वाली बात सोच उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। विवान, जिसकी नज़र सीट पर बैठते ही मिष्टी की तरफ चली गई थी, वो उसे ऐसे कहीं गुम होकर अजीब मुंह बनाते देखता है तो उसे मिष्टी बड़ी क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था उसके गालों को बाइट करे, फिर अपनी ही सोच पर वो चौंक जाता है और मिष्टी से अपनी नजरें हटा लेता है। मीटिंग के शुरू होते ही सभी अपने अपने अडर आते प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। मिष्टी अभी किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो सिर्फ सबकी रिपोर्ट सुन रही थी। यहाँ पर काम करने का तरीका उसके वर्ल्ड जैसा ही था, तो उसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आखिर में उस प्रोजेक्ट की बारी आती है जो डायरेक्ट विवान के अंडर था। विवान ने चेयरमैन की पोस्ट संभालने से पहले ही वर्ल्ड की सबसे महंगी 7 स्टार होटल्स की एक नई चेन बनाने की शुरुआत की थी। उसने पहले ही लंदन, फ्रांस और इटली में होटल की शुरुआत कर दी थी। अविसा ग्रुप संभालने के बाद उसने इसी चेन के अंदर इंडिया का सबसे लग्जरियस होटल बनाया था। अब होटल का काम कंप्लीट होने को था। इसका अगला स्टेज यानी होटल का इनॉग्रेशन, उसकी मार्केटिंग और उसके पूरे मैनेजमेंट को हैंडल करना। विवान का प्लान इस होटल की सक्सेस के बाद इस चेन को आगे कंटिन्यू करने का था। ये उसका पहला प्रोजेक्ट होने की वजह से उसके लिए स्पेशल था। पहले उत्कर्ष का प्रेजेंटेशन देना था, क्योंकि वो मिष्टी से सीनियर था। उसने मिष्टी से पहले अविसा ग्रुप ज्वाइन किया था। उत्कर्ष ने पूरे मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन दिया, जो सच में काफी इंप्रेसिव था। मिष्टी भी उससे इंप्रेस हो जाती है। आखिर में इनॉग्रेशन का आइडिया आहना प्रेजेंट करती है। वो एक ट्रेंडिंग लेकिन काफी सिंपल बेच का आइडिया था, जो पूरा एक चैरिटी इवेंट पर डिपेंड था। उसमें कुछ खास नहीं था। सब लोग अब मिष्टी की तरफ देखते हैं। मिष्टी अपनी चेयर से खड़ी होते हुए रमोना से पेन ड्राइव लेकर प्रोजेक्टर की तरफ चली जाती है। मिष्टी के पेन ड्राइव लेकर जाते ही रमोना के चेहरे पर ईविल स्माइल आ जाती है और वो बड़ी बेसब्री से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने का वेट करती है। प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन शुरू होते ही रमोना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मिष्टी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। मिष्टी का प्रेजेंटेशन परफेक्ट था। ऊपर से मिष्टी का फुल स्वेग इस प्रेजेंटेशन पर 4 चांद लगा रहा था। पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम किसी का भी ध्यान एक पल के लिए भी यहाँ से वहां नहीं हुआ, सिर्फ हमारे विवान जी को छोड़कर, क्योंकि उनका तो सारा ध्यान सिर्फ मिष्टी पर था। जैसे ही मिष्टी का प्रेजेंटेशन खत्म होता है, सब ताली बजाकर उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिससे विवान भी होश में आ जाता है। रमोना, जो अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि मिष्टी के पास प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव आई कैसे,
जबकि प्रेजेंटेशन की पेनड्राइव तो उसके पास है। दरअसल नोवेल में रेमोना प्रेजेंटेशन की पेनड्राइव बदल देती है। उस पेनड्राइव में प्रेजेंटेशन की जगह आहना के उत्कर्ष और विवान के साथ के कुछ फोटोज थे, जिससे रामोना एक तीर से दो शिकार करती है, मिष्टी और आहना को सबकी नजरों में गलत साबित कर देती है। हालांकि मिष्टी को ये बात पहले से पता थी, इसीलिए वो सुबह रेमोना को खाली पेनड्राइव देती है और प्रेजेंटेशन वाला पेनड्राइव अपने पास रख लेती है। फिर प्रेजेंटेशन के टाइम अपने पास रखा पेनड्राइव यूज करती है। वो रेमोना को ऐसा मौका जानबूझ कर देती है ताकि वो उसे ऑफिस से निकाल सके। मिष्टी एक नज़र सबको देखते हुए इनॉग्रेशन के आइडिया की डिटेल देने के लिए रेमोना से फाइल मांगती है। रेमोना, जो अभी भी ख्यालों में खोई हुई थी, वो मिष्टी के फाइल मांगने से चौंक जाती है और हड़बड़ी में फाइल देते हुए कुछ पेपर नीचे गिरा देती है। मिस रेमोना, अगर आप इतना काम भी प्रोफेशनली नहीं कर सकती, देन आई थिंक यू शुड रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, मिष्टी ने रेमोना को घूरते हुए कहा। सॉरी मैं रेमोना को सबके सामने मिष्टी का इस तरह डांटना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अभी सबके सामने थी तो उसने सिर नीचे करके माफी मांगी, जैसे उसके साथ मिष्टी बहुत बुरा कर रही हो। इट्स ओके, वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। उत्कर्ष, जिसे रेमोना को ऐसे देख बुरा लग रहा था, उसे सच में लग रहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी एम्प्लॉई के हाथ से फाइल छूट जाती है। उत्कर्ष को खुद की तरफदारी करते देख रेमोना की आंखें में चमक आ जाती है, वो खुश हो जाती है। बाकी सब लोग भी मिष्टी को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई जालिम बॉस है। वाइस प्रेसिडेंट कपूर, लगता है आपको कंपनी में नहीं किसी संस्था में काम करना चाहिए। आपको किसी भी एम्प्लॉय की कोई गलती बड़ी लगती है नहीं है, मिष्टी ने शार्प रिमार्क देते हुए कहा। मिष्टी के इस एटीट्यूड से विवान, आदित्य, निशित और बाकी दोनों वीपी इम्प्रेस हो गए थे। उन्हें पहले ही उत्कर्ष बात अच्छी नहीं लगी थी। उनके हिसाब से अगर कंपनी के एम्प्लॉय को उनकी गलती के लिए कुछ नहीं कहेंगे तो उनको डिसिप्लिन में कैसे रख पाएंगे। लेकिन बाकी एम्प्लॉय के सामने हाई अथॉरिटी में आपसी मतभेद जैसी अफवाह नहीं उड़ने देना चाहते थे, इसीलिए चुप रहे थे, नहीं तो ये कंपनी के रिप्यूटेशन के लिए खराब होता। मिष्टी के टोंट को समझते हुए उत्कर्ष की हाथों की मुठियां कस गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक पेपर जो उड़कर उसके पैरों के पास पड़ था, उसे उठा लिया। उत्कर्ष जैसे ही वो पेपर रेमोना की तरफ बढ़ाने गया, कुछ देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज, वैसे तो आपको सबकी गलती दिखती है, तो आप अपनी इस गलती के बारे में क्या कहना चाहेगी? उत्कर्ष ने वो पेपर मिष्टी की तरफ बढ़ा दिया। मिष्टी ने वो पेपर लेकर उसमें एक नज़र डाली और फिर अपनी एक भौं उठाते हुए उत्कर्ष की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कौन सी गलती। मिष्टी को नासमझ बनता देख उत्कर्ष ने तंज कसते हुए कहा, ओह, तो अब अपनी बारी आए तो आपको कोई गलती ही नहीं दिख रही है। वाइस प्रेसिडेंट कपूर, जो भी बात है सीधे सीधे कहिए, विवान ने सख्त आवाज में कहा। उसे उत्कर्ष का ऐसे बाकी एम्प्लॉय के सामने तमाशा करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज ने आहना के इनॉग्रेशन के आइडिया को कॉपी किया हुआ है। उत्कर्ष ने विवान की आवाज में नाराजगी भाप ली थी, इसीलिए मुद्दे की बात पर आते हुए कहा। ये बात सुनते ही सब मिष्टी की तरफ देखने लगते हैं, जबकि उत्कर्ष का इल्जाम सुन मिष्टी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगती है। वाइस प्रेसिडेंट कपूर, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपकी असिस्टेंट का आइडिया कॉपी किया है? ये पेपर जो आपके हाथ में है वो, जिसमें इनॉग्रेशन के लिए चैरिटी फंक्शन का आइडिया लिखा हुआ है, उत्कर्ष ने दांत पिसते हुए कहा। उत्कर्ष की बात सुनते ही मिष्टी के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। सिर्फ इस पेपर को देखकर आप मुझ पर आइडिया कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कपूर? मिष्टी की बात सुन सब कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगते हैं। उत्कर्ष को भी समझ नहीं आया मिष्टी क्या कहना चाहती है। ये पेपर में मीटिंग के स्टार्टिंग से अपने साथ लेकर आई थी, ना कि आपका आइडिया सुनने के बाद मैंने इसे बनाया है। मिष्टी बड़ी ही शांति से उत्कर्ष की तरफ देख रही थी, जबकि ये बात सुन उत्कर्ष के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। जी देख, मिष्टी को बड़ा मजा आ रहा था। इस हिसाब से तो मैं भी कह सकती हूँ आपकी असिस्टेंट ने मेरा आइडिया कॉपी किया होगा। आहना ऐसा कभी नहीं कर सकती, उत्कर्ष ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा। अच्छा, मतलब मैं एक मामूली असिस्टेंट का आइडिया कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन वो एक वाइस प्रेसिडेंट का आइडिया कॉपी नहीं कर सकती। वाइस प्रेसिडेंट कपूर की ऐसी डबल स्टैंडर्ड सोच होगी, ऐसा मुझे लगा नहीं था। मिष्टी की फेस पर स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की कोल्डनेस थी।
वो इस बार उत्कर्ष को आसानी से जाने देने के मूड में नहीं थी। मिष्टी के ऐसे हमले उत्कर्ष सच में हड़बड़ा गया था, उसने इस पहलू से सोचा ही नहीं था। मिष्टी का प्रेजेंटेशन उससे बेहतर था जिसे उसे थोड़ी जलन फील हो रही थी। फिर रमोना वाली बात ने उसके ईगो को हट कर दिया, इसीलिए जब उसने मिष्टी का आइडिया आहना के आइडिया से मिलता देखा तो बिना सोचे समझे उस पर इल्जाम लगा दिया। वो उत्कर्ष अभी कुछ कहने ही जा रहा था कि एक सख्त आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। इनफ, अगर दोनों का आइडिया सेम है तो इस प्रोजेक्ट पर कौन वर्क करेगा ये प्रेजेंटेशन के बेज पर डिसाइड किया जाएगा। विवान अपनी सख्त आवाज में इस बहेज को खत्म करने का इशारा किया। नहीं सर, किसी के इतना कहते ही सब लोग उसके लिए डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता था विवान कपूर को अपनी बात काटने वाले इंसान का क्या हश्र करता है। सब लोग डर से विवान की तरफ देखते हैं, जबकि विवान अपनी कोल्ड आंखों से उस इंसान घूर रहा था जैसे अभी के अभी जिंदा जला देगा। बीच में बोलने के लिए सॉरी सर, लेकिन मैं अब गलत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिष्टी मेम ने उत्कर्ष सर का आइडिया कॉपी किया है। उनको इनॉग्रेशन के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, तो एक दिन उन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर जबरदस्ती उत्कर्ष सर का आइडिया देखकर आने के लिए कहा था। रमोना ने देखा कि उत्कर्ष सबके सामने गलत दोहराया जा रहा है, तो उसने उसे बचाने के लिए झूठ बोलना डिसाइड किया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि मिष्टी को उस पर शक हो गया है, इसीलिए उसने सोचा ऐसा करके वो उत्कर्ष की गुड बुक में आ जाएगी और वो उसे अपनी टीम में ले लेगा और शायद इसे पसंद भी करने लगेगा। वो अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए, मुझे पता है सर, मेरी भी गलती है, मैंने पहले ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं मजबूर थी। मिष्टी मेम ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जॉब से निकाल देगी और ब्लैक लिस्टेड करवा देगी। रमोना का कन्फेशन सुनकर मीटिंग रूम में बैठे सब लोग दंग रह जाते हैं। वो लोग अब मिष्टी को अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जबकि विवान, आदित्य और निश्चित रमोना को गुस्से भारी नजरों से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि मिष्टी ऐसी चिप हरकत नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि उत्कर्ष, जिसने कुछ देर पहले अपने ईगो में आकर मिष्टी पर इल्जाम लगाया था, उसे भी रमोना की बातों पर यकीन नहीं था। मिष्टी के चेहरे पर रमोना का इल्जाम सुनकर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। तुम्हारा मतलब है ये आइडिया वाइस प्रेसिडेंट कपूर का है? कहाँ उसने सोचा था वो अकेले में रमोना को सिर्फ जॉब से निकाल कर छोड़ देगी? कहाँ उसने खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी? अनअम्यूज्ड। हाँ, रमोना ने और कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। फिर मैं ये आइडिया सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी, चेयरमैन मिस्टर कपूर, मे आई? मिष्टी ने कॉन्फिडेंस के साथ विवान की तरफ देखा। मिष्टी का कॉन्फिडेंस देख विवान उसे परमिशन दे देता है। मिष्टी रमोना के हाथ से फाइल लेकर अपने आइडिया के मेन पार्ट्स बोर्ड पर लिख देती है, फिर सबकी तरफ मुड़कर उसे एक्सप्लेन करती है। मिष्टी के प्लान के अनुसार इनॉग्रेशन 2 दिन का होगा, जिसमें पहले दिन एक फैशन शो और पार्टी अरेंजमेंट होगी। सभी गेस्ट के लिए नाइट स्टे के लिए होटल रूम की अरेंजमेंट की जाएगी। दूसरी दिन उन्हें होटल के अलग अलग फैसिलिटी का अनुभव करवाया जाएगा। अंत शाम को एक चैरिटी इवेंट होगा। मिष्टी सबको डिटेल में पूरा आइडिया समझाती है, जिससे सब काफी इम्प्रेस होते हैं। इस वक्त मिष्टी का चार्म ही कुछ अलग था। विवान की आंखों में भी मिष्टी का आइडिया सुन एक चमक आ जाती है। इससे पहले के तीनों होटल का इनॉग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन विवान को हमेशा उसमें कुछ कमी ही महसूस होती थी। लेकिन अभी मिष्टी का आइडिया सुन उसे लगा इसे परफेक्ट प्लान नहीं हो सकता। फैशन शो है क्यों, कोई और इवेंट भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के 23rd एनुअल पार्टी होस्ट करनी बाकी है, तो हम उसे रख सकते हैं। वीपी अग्रवाल जी, जो मिडिल एज के थे, उन्हें भी मिष्टी का आइडिया पसंद आया, तो उन्होंने अपना ओपिनियन देते हुए कहा, 23rd एनुअल पार्टी अरेंज करना चाहे तो चैरिटी इवेंट के साथ कंबाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है फैशन शो इंडिविजुअल ही होना चाहिए। पहला कारण, हम फैशन हाउस को फैशन शो के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे तो वो हमारे साथ काम करने सामने से आएंगे। वो अपने आउटफिट के लिए सेलिब्रिटीज को इनवाइट करेंगे, जिससे मीडिया का ज्यादा अटेंशन वैसे ही हमें मिल जाएगा। मिष्टी अपने प्लान को डिटेल में समझाना जारी रखने से पहले सबको एक नज़र देखा। दूसरा रीजन, अगर हम सिर्फ एक फॉर्मल पार्टी और चैरिटी इवेंट के लिए बिजनेसमैन्स को इनवाइट करेंगे तो शायद वो अकेले आए, लेकिन फैशन शो की वजह से लेडीज ज्यादा इंटरेस्टेड होगी इवेंट अटेंड करने के लिए, और वीकेंड एक डे स्टे की वजह से अपनी फैमिली को साथ लेकर आने के चांस ज्यादा रहेंगे। मिष्टी ने अपनी बात खत्म करते हुए एक गहरी सांस ली। सब लोग मिष्टी के आइडिया से बहुत इम्प्रेस होते हैं,
जो लोग अभी कुछ देर पहले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, वो लोग अब उसे एडमायर कर रहे थे। लेकिन दो लोग थे जिसकी आंखों में कुछ और था। एक की आंखों में गुस्सा और एक की आंखों के डर और जलन। पहला तो रेमोना, जिसे यकीन नहीं हो रहा था मिष्टी का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था। उसकी आंखों में जलन और डर था। दूसरे हमारे विवान बाबू, जिन्हें सबका मिष्टी को इस तरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत प्राउड हो रहा था मिष्टी पर, लेकिन बाकी लोगों को वो जलाने वाली नजरों से देख रहे थे, जिससे रूम का टेम्परेचर और ठंडा होता महसूस हो रहा था। सबके बॉडी में गुस्बब का एहसास हो रहा था। आदित्य और निशित ने ये सब नोटिस किया था, जिससे दोनों के आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन उनका चेहरा वैसा ही एक्सप्रेशनलेस था। विवान से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आवाज में सख्ती थी। गार्ड्स! उसकी आवाज से सबके माथे पर पसीने आ रहे थे। विवान के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट अभिषेक तुरंत ही गार्ड्स को अंदर आने के लिए इन्फॉर्म कर देता है। ये लड़की आज के बाद मुझे हमारे ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए और इसे ब्लैक लिस्ट करवा दो, विवान ने अपने अभिषेक को ऑर्डर देते हुए कहा। विवान की बात सुन रेमोना बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगती है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। इस मिष्टी ने ही मुझे जानबूझकर फंसाया है। गार्ड्स, इसे यहां से लेकर जाओ। विवान, जिसे रेमोना मिष्टी के खिलाफ बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने सर्द आवाज में कहा। विवान का ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स रेमोना को घसीटते हुए मीटिंग रूम से बाहर लेकर जाते हैं। आज के बाद मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस इंसान के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा, विवान ने सबकी तरफ वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए सख्त आवाज में कहा। आखिर में अपनी नजरें उत्कर्ष की तरफ करते हुए, जो भी गलती करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज को हैंड ओवर किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट कपूर को अभी काफी सीखने की जरूरत है, इसलिए उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट पर डिमोट किया जाता है। नए वाइस प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट जल्दी ही होगी। मीटिंग इज ओवर। विवान अपनी बात खत्म करके मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। उसके साथ आदित्य और निशित भी चले जाते हैं। मीटिंग रूम में अभी भी सब लोग शोक में थे। ऑफिस में सब लोग शांति से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि अब तक ये बात आग की तरह ऑफिस में फैल गई थी कि एक गलती के लिए वाइस प्रेसिडेंट उत्कर्ष कपूर को डायरेक्टर की पोस्ट पर डिमोट कर दिया गया है। कोई भी एम्प्लॉय छोटी सी भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मिष्टी, जो अभी अभी मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस में आई थी, वो खुद भी शॉक थी विवान के इस डिसीजन से, लेकिन जल्दी ही उसने इस बात को अपने दिमाग से साइड हटाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जबकि वो ये प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली है तो वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ देर बाद उसके ऑफिस के डोर पर नॉक की आवाज आती है। उसने अपना काम करते हुए ही अंदर आने की परमिशन दी। कम इन। हेलो मैम, एक लड़की की आवाज उसके कानों में गई जो उसे ग्रीट कर रही थी। मिष्टी अपना चेहरा ऊपर करके उस लड़की की तरफ देखती है। वो लड़की काफी खूबसूरत थी, लेकिन मिष्टी की मेमोरी में उस लड़की का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए वो उसे 1 मिनट के लिए ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है, जैसे उसकी आंखें ना होकर एक्सरे मशीन हो गई हो। टीयर्स ऑफ जॉय। मेरा नाम सिद्धि है और मैं विवान सर की सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का हिस्सा थी। जब उस लड़की ने देखा कि मिष्टी ने उसे नहीं पहचाना तो उसने बिना बुरा माने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, सिद्धि। मिष्टी हल्के से बुदबुदाई। इस नाम का जिक्र नोवेल में था तो सही, लेकिन अभी मिष्टी को याद नहीं आ रहा था, तो उसने बाद में सोचने का डिसाइड किया। थी का क्या मतलब है? विवान सर में मुझे आपकी नई असिस्टेंट की पोस्ट ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया है। सिद्धि के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। सिद्धि की बात सुन मिष्टी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था, क्योंकि उसे पता था विवान के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए एजुकेशन के साथ साथ डिसीजन कैपेबिलिटी और काम के प्रति डेडिकेशन की भी जरूरत होती थी। असिस्टेंट और सेक्रेटरी के इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनकी एक कड़ी एग्जाम होती है। उसमें से अगर कोई काबिल लगे तो उसे चेयरमैन के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में इंटर्न के तौर पर भेजा जाता है। फिर इंटर्नशिप पूरी होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि वो उस डिपार्टमेंट में काम करेगा या नहीं। मिष्टी ने नोवेल में पढ़ा था, आहना ने भी विवान के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के लिए ट्राई किया था। तब उसके डिपार्टमेंट में शामिल होने की प्रोसेस बताई गई थी, लेकिन बाद में आहना फेल हो गई थी। मिष्टी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि इतनी काबिल एम्प्लॉय को उसकी असिस्टेंट बनाने का क्या रीजन है। मैम, आपको चेयरमैन सर ने प्रोजेक्ट के मामले में कुछ डिस्कशन करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया है।
सिद्धि ने देखा कि मिष्टी की सोच में गुम है, फिर भी ये बात जरूरी होने की वजह से उसने बता दी। मिष्टी सिद्धि की बातों से होश में आए। अब तुम मेरी असिस्टेंट की पोस्ट संभालने वाली हो, तो पहले मैं तुम्हारा काम देखना चाहूंगी। ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है, इसमें प्रोजेक्ट की डिटेल, आज का प्रेजेंटेशन, इनॉग्रेशन प्लान सब है। मुझे ये फुल डिटेल में लाइनअप करके दो, और चलो मैं तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखा देती हूँ। मिष्टी ने अपना कंप्यूटर शटडाउन किया और प्रोजेक्ट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट सिद्धि की तरफ बढ़ा दिए। फिर अपनी चेयर से खड़े होकर दरवाजे की तरफ चली गई। सिद्धि ने एक नज़र हाथ में रही प्रोजेक्ट फाइल को देखा, फिर मिष्टी के पीछे ऑफिस के बाहर निकल गई। मिष्टी ने सिद्धि को उसका केबिन दिखाया और फिर चेयरमैन के ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली गई। तारानकन आहना जब उत्कर्ष के केबिन में नोक करके अंदर आए, तब उत्कर्ष अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा कॉल पर बात कर रहा था। उत्कर्ष में कॉल कट करके खिड़की के बाहर देखा और एक गहरी सांस ली, और वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठा गया। उत्कर्ष, क्या तुम ठीक हो? आहना की आवाज में फिक्र झलक रही थी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। उत्कर्ष के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। आई एम सॉरी, वो मेरा इनॉग्रेशन का आइडिया इतना अच्छा नहीं था कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिल पाए। आहना ने गिल्टी फील करते हुए अपना फेस नीचे कर दिया। उत्कर्ष अपनी चेयर से खड़ा हुआ और आहना का हाथ पकड़ उसे सामने वाली चेयर पर बिठाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिष्टी का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और इनॉग्रेशन का आइडिया दोनों ही हमसे बेहतर था, लेकिन तुम्हारा डिमोशन। आहना ने उत्कर्ष की तरफ देखा और आगे क्या कहे उसे समझ नहीं आया। मेरे डिमोशन की बात तो ये मैं डिसर्व करता हूँ। कल हेमओम ने समझाया था कि मैं मिष्टी के लिए मेरी नाराजगी को मुझ पर हावी ना होने दूं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया, तो ये मैं डिसर्व करता हूँ। उत्कर्ष ने उसे आश्वस्त कराते हुए कहा। अब तुम क्या करोगे? आहना उसकी बात सुनकर काफी बेहतर महसूस कर रही थी। अब मैं पूरी मेहनत करूंगा और एक बार फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल करूंगा, लेकिन इस बार अपनी मेहनत से। आहना, तुम चाहो तो मैं भाई से बात करूंगा, वो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की असिस्टेंट की पोस्ट से नहीं हटाएंगे। उत्कर्ष ने उसके बारे में सोचते हुए पूछा। नहीं उत्कर्ष, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी असिस्टेंट ही रहूंगी। प्रोजेक्ट हमने साथ किया था, तो उसका रिजल्ट भी साथ में ही एक्सेप्ट करेंगे। आहना ने अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा। तो फिर अपना सामान पैक कर लो, कल से हमें एचआर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की ऑफिस में शिफ्ट होना है। उत्कर्ष के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल थी, उसकी फ्रेंड ने बुरे टाइम में उसका साथ नहीं छोड़ा था। आहना और उत्कर्ष ने उसके ऑफिस का सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। तारानकन दूसरी तरफ जब मीटिंग खत्म होते हैं, आदित्य और निशित विवान के पीछे पीछे उसके ऑफिस में आ जाते हैं। तुमने इतना बड़ा फैसला ऐसे ही ले लिया? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से डिमोट करने का मतलब समझता है ना? आदित्य को छोटी सी बात पर डिमोशन जितना बड़ा फैसला समझ नहीं आ रहा था। विवान चाहता तो उसे किसी मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए बाहर किसी कंट्री में भेज सकता था या फिर यहाँ कोई और पेनिशमेंट दे सकता था। उत्कर्ष के पास बड़ी पोस्ट संभालने का टैलेंट नहीं है, उसे इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। विवान ने अपनी चेयर पर बैठे हुए अपना सिर पीछे की तरफ रखकर अपनी आंखें बंद कर दी। आदित्य और निशित दोनों उसकी इस बात से एग्री थे, लेकिन फिर भी इस डिसीजन को लेकर उनके मन में हिचकिचाहट थी, क्योंकि उत्कर्ष आखिर कपूर फैमिली का हिस्सा था। पता नहीं घर पर सब इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन घर पर सब, निशित ने आखिर मन की बात कहने की कोशिश करी। घर वालों की फिक्र मत करो, अब से मैं इस कंपनी को हैंडल कर रहा हूं, तो इसके डिसीजन भी मैं ही लूंगा। तुम दोनों को एज अ सीईओ और सीईओ इस डिसीजन से ऑब्जेक्शन हो तो बताओ। विवान ने आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बात मैंने पहले भी तुमसे कही थी। उत्कर्ष में इंस्टेंट डिसीजन लेने की और लोगों को जज करने की काबिलियत नहीं है, और मैं अभी भी यही मानता हूं। आदित्य ने उसकी बात से एग्री होते हुए कहा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निशित ने भी अपनी तरफ से हाँ कहते हुए कहा। तो फिर ये डिसीजन फाइनल रहा, हम कल नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिस्कस करेंगे। विवान ने अपना ध्यान अपने लैपटॉप की तरफ कर दिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं, कुछ देर में मेरी एक मीटिंग है। आदित्य के साथ साथ निशित भी केबिन से चले गए। विवान ने उन दोनों के जाते हैं कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुलाया। कुछ देर में अभिषेक विवान के केबिन में आ गया था। सर, आपने बुलाया? हाँ,
मुझे कल शाम तक सभी डायरेक्टर और मैनेजर की पिछले 5 सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने टेबल पर चाहिए। विवान ने अपना काम करते हुए उसका काम बताने लगा। ठीक है सर, हो जाएगा। और कुछ? अभिषेक को अपने बॉस की आदत पता थी कि उसे हर काम टाइम से खत्म चाहिए होता है। 40 से ज्यादा लोगों के 5 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाना, वो भी सुबह तक। उसे पता था उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी से जाकर अपना काम शुरू करना चाहता था। और हाँ, हमारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से किसी को वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भेज दो, विवान ने कुछ याद आते ही कहा। क्या? अभिषेक को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बॉस ने अभी भी क्या कहा था। कोई प्रॉब्लम है क्या? विवान ने भौहें ऊपर करते हुए पूछा। वो पोस्ट? अभिषेक को समझ ही नहीं आ रहा था अपने खड़ूस बॉस से कैसे कहे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी चेयरमैन के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की पोस्ट छोड़ वाइस प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्यों जाएगा? जो भी असिस्टेंट की पोस्ट पर जाएगा उसे सारी प्रिविलेज सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की ही मिलेगी। एक काम करो, तुम मुझे उन लोगों के नाम बताओ जो तुम्हें लगता है इस पोस्ट के लिए सही रहेंगे। विवान के दिमाग में कुछ आया। ठीक है, मुझे लगता है निगम अच्छी चॉइस रहेगा, वो काफी टैलेंटेड है। अभिषेक ने सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को याद करते हुए कहा। नहीं, और कोई? विशाल? नो। अभिषेक, जो अब तक 6 से ज्यादा चॉइस विवान को दे चुका था, उसका मन अपने बाल नोचने का कर रहा था। विवान सबको बिना किसी रीजन के रिजेक्ट कर रहा था। सिद्धि? ठीक है, उसे वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज के पास भेज दो और उसे कहना वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज को मेरे ऑफिस में भेजे, मुझे प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कस करना है। विवान ने फाइनली एग्री होते हुए कहा। अभिषेक चौंक गया, उसे लगा नहीं था विवान इतने एक्सपीरियंस सेक्रेटरीज को रिजेक्ट करके एक न्यू ज्वाइनिंग के लिए एग्री करेगा। उसने तो ऐसे ही नाम ले लिया था। वो अब तक समझ नहीं पाया विवान ने किस बेसिस पर सिलेक्शन किया। वो समझ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बॉस ने बाकी सबको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया कि वो सब लड़के थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अभिषेक अभी कंफ्यूज में ही खड़ा था कि विवान के फोन की रिंगटोन बज उठी। सर, मैं जाकर आपका बताया हुआ काम कंप्लीट करता हूं। अभिषेक ऑफिस से बाहर चला गया। विवान ने कॉल रिसीव किया और फोन को अपने कान पे रख दिया। बोलो। बॉस, उस लड़की के साथ क्या करना है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। उसको 1 हफ्ते तक जिन जानवरों से डर लगता हो उसे भरे कमरे में फेंक दो और उसकी जीभ को काट देना। सबको पता होना चाहिए कपूर और भारद्वाज परिवार के लोगों के बारे में गलत बोलने का क्या हश्र होता है। विवान अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। विवान अपनी चेयर से खड़े होकर खिड़की की तरफ चला गया। विवान कपूर की बात बीच में काटने वाला का अंजाम बुरा होता है, लेकिन उसके अपनों के खिलाफ गलत बोलने का अंजाम और भी बुरा होता है। जी हाँ, विवान ने जिस लड़की को सजा दी वो रमोना ही थी। मिष्टी जब 60वें फ्लोर पर आए तो वो पूरे फ्लोर को देखती ही रह गई। उसका ऑफिस जिस फ्लोर पर था वो फ्लोर भी काफी खूबसूरत था, लेकिन इस फ्लोर की बात ही अलग थी। पूरे फ्लोर अल्ट्रा लग्जरियस था, फिर भी काफी एलिगेंट दिख रहा था। पूरे फ्लोर पर स्टार्टिंग में वेटिंग लॉन्ज और सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का ऑफिस था। उसके बाद आमने सामने 2 केबिन थे, जिसमें से एक विवान के असिस्टेंट अभिषेक का था और दूसरा उसके पर्सनल सेक्रेटरी का था, और लास्ट में बड़ा केबिन विवान का था। मिष्टी विवान के केबिन के सामने खड़े होकर एक गहरी सांस लेती है और गेट को नोक करती है। मिष्टी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे विवान के केबिन की जगह शेर की गुफा में जा रही हो। अनअम्यूज्ड, अंदर आने की परमिशन मिलते हैं वो अंदर चली जाती है। विवान का केबिन अंदर से भी उतना ही लग्जरियस था जितना कि ये पूरा फ्लो। उसका पूरा ऑफिस ब्लैक थीम पर डिजाइन किया हुआ था। ऑफिस के बीचों बीच रहे टेबल के पीछे चेयर पर बैठा विवान अभी लैपटॉप में किसी काम में बिजी था, जिस वजह से उसने देखा नहीं था कि कौन आया है। मिष्टी जो अंदर आते ही पूरे ऑफिस को देखने में बिजी थी, जब उसकी नजर विवान पर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। विवान का हैंडसम चेहरा अपने काम में डूबा हुआ और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कहते हैं ना, एक आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम तब लगता है जब वो काम डूबा हुआ हो। विवान, जिसने किसी की अंदर आने की आहट सुनी थी, वो सामने से किसी के कुछ ना बोलने पर उसका चेहरा सख्त हो जाता है और अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखता है। लेकिन जब सामने मिष्टी को देखता है तो उसका चेहरा सॉफ्ट हो जाता है और मिष्टी को खुद को एडमायर करते देख उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। मिष्टी और विवान एक दूसरे को देखने में बिजी थे। वो डोर के नोक होने की आवाज से होश में आ जाते हैं।
अभिषेक जो अंदर आ रहा था, उसे वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि होश में आने के बाद मिष्टी खुद को कोसने में और नॉर्मल करने में बिजी हो जाती है। वही विवान जो मिष्टी के नजर हटा लेने से उसका ऑरा कोल्ड हो जाता है, जिसे ऑफिस का गिरता टेम्परेचर अभिषेक को महसूस हो रहा था। लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपने बॉस की तरफ देखता है, जो वार्निंग से भरी नजर से उसे देख रहा था, मानो कह रहा हो अगर तुम्हारा यहां आना का रीजन ठीक नहीं हुआ तो तुम तो गए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो रूम स्टील कॉर्पोरेशन के सीईओ के असिस्टेंट का कॉल आया था। वो उनके सीईओ आज आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, बोल रहे थे, कुछ अर्जेंट मैटर है। अभिषेक, जिसे अब तक माहौल की गंभीरता का एहसास हो गया था, उसने तुरंत खुद के वहां आने का रीजन बता दिया। आज रात को जो भी फ्री टाइम हो उसमें मीटिंग फिक्स कर दो और मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना। विवान ने स्पेसिफिक मैसेज वर्ड पर जोर दिया था, जिसका मतलब है अब कोई भी काम हो मुझे मैसेज करना, मुंह उठाए अंदर मत आ जाना। ओके बॉस। अभिषेक फुल स्पीड में केबिन से बाहर निकल गया, यहां तक कि उसने सांस भी केबिन से बाहर आकर ली। क्या पता उसका बॉस एक्स्ट्रा सांस लेने से भी गुस्सा हो जाए। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। ऐसा बॉस किसी को ना मिले। अनअम्यूज्ड, अनअम्यूज्ड। अभिषेक के जाने के बाद विवान ने मिष्टी की तरफ देखा, जो अभी भी खुद को कोसने में बिजी थी। प्रिंसेस, विवान ने धीमी आवाज में बोला, उसकी आवाज में गजब की सॉफ्टनेस थी। मिष्टी, जो खुद में बिजी थी, वो ये सुनते ही फ्रिज हो गई। उसके दिल अनायास ही एक बिट मिस कर दी थी। ना जाने क्यों उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसे खुद ही खुद के इस ओवर इमोशन से आश्चर्य हुआ। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और विवान की तरफ देखा। विवान ने उसे सीट पर बैठने का इशारा किया। मिष्टी जब चेयर पर आकर बैठी तो उसने काफी हद तक खुद को संभाल लिया था। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, वो प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। मुझे तुमसे फैशन शो के बारे में डिस्कस करना था कि तुम कौन सी थीम पर फैशन शो ऑर्गेनाइज करना चाहती हो। विवान के मन में भले ही मिष्टी के लिए कुछ इमोशन आ रहे हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप बता सकते हो। मैं उस बेच पर फैशन शो ऑर्गेनाइज करूंगी। मिष्टी ने इस बारे में सोचा, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त इस बारे में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो प्रॉपर प्लान के बगैर कुछ कहना नहीं चाहती थी। मेरा एक डिजाइनर फ्रेंड है, सैंडी ब्राउन। वो कुछ टाइम से इंडियन आउटफिट का एक कलेक्शन लॉन्च करना चाहता है, तो उसे कोलैबोरेशन पार्टनर चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ, जब तुम फैशन हाउस को कांटेक्ट करो तब इस बारे में डिस्कस करो। देखो, अगर कोई फैशन हाउस उसके साथ कोलैबोरेट करके उस कलेक्शन को इस फैशन शो में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाए। विवान ने पूरी बात डिटेल में बताते हुए कहा। सैंडी ब्राउन, आपका मतलब है द ग्रेट फैशन डिजाइनर सैंडी ब्राउन? ओह माय गॉड, फिर तो हमारा ये फैशन शो ऐसे ही हिट हो जाएगा। क्या मिस्टर ब्राउन खुद आएंगे इस फैशन शो पर? मिष्टी बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसकी आंखों में चमक देखी जा सकती थी। सैंडी ब्राउन वर्ल्ड्स बेस्ट डिजाइनर में से एक था और वो मिष्टी का आइडियल था। मिष्टी जब फैशन डिजाइनिंग कर रही थी तब उसका ड्रीम था कि वो सैंडी ब्राउन के अंडर इंटर्नशिप कर सके, लेकिन उसके अंडर इंटर्नशिप का सिलेक्शन में 3 साल का वेटिंग था, जिस वजह से उसका सपना टूट गया था। दूसरी तरफ विहान, जो मिष्टी के सैंडी ब्राउन के नाम से इतना एक्साइटेड देखकर अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसका नाम क्यों लिया, और उसने मन में सोच भी लिया था कि उसका बस चलेगा तो वो उस सैंडी ब्राउन को मिष्टी से मिलने ही नहीं देगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। हाँ, लेकिन उसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। विवान ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहने की कोशिश की, फिर भी उसकी आवाज कुछ अजीब सी साउंड कर रही थी। विवान की बात सुनकर मिष्टी उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखती है, क्योंकि जिसके डिजाइन किए हुए कपड़ों का कलेक्शन मार्केट में आते ही 1 घंटे में पूरा बिक जाता है, जिससे पर्सनली कपड़े डिजाइन करवाने के लिए आपके पास पैसा और पावर दोनों चाहिए। विवान उसमें कोई खास बात नहीं है ये कह रहा था। जेलिसी इंसान से क्या क्या करवाती है, आपको पता नहीं है। मैं उनके कलेक्शन की ड्रेस खरीदने के लिए महीने भर इंतजार करती हूँ। मिष्टी, जिसे विवान की जेलिसी का आइडिया ही नहीं था, उसने विवान को सैंडी ब्राउन की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे क्या पता वो आज रिश की तरह आग में घी डाल रही है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तुम्हें वेट करने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे लिए पर्सनली ड्रेस डिजाइन कर देगा। विवान को मिष्टी का किसी और की तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा था। सच में, मिष्टी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विवान की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर इतनी चमक थी
जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना देने की बात करते टाइम जितनी चमक होती है। हाँ, मैं उसे तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। विवान ऐसे कहता है जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो। असल में तो विवान और सैंडी पार्टनर्स थे, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आप मेरे लिए किसी को क्यों रिक्वेस्ट करोगे? मिष्टी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्रिंसेस। विवान ने अपनी बात कहते ही वो शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसे मिष्टी का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था। ये सुनते ही मिष्टी का होंठ ऐसे धड़क रहा था जैसे वो अभी बाहर निकल जाएगा। सर, मैं कल तक सारा प्लान फाइनलाइज करके आपको भेज दूंगी। अब मैं चलती हूँ। मिष्टी, जिसे खुद की धड़कनों से डर लगने लगा था, उसने वहां से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। विवान, जो खुद की सोच में डूबा था, वो मिष्टी की बात से होश में आ गया। लेकिन उसको इस तरह मिष्टी का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इस तरह से मिष्टी से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। एक अरसे बाद वो उससे बात कर रहा था और उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था। प्रिंसेस, विवान ने उसे रोकते हुए कहा। मिष्टी, जो ऑलरेडी खुद को संभाल नहीं पा रही थी, वो रुक जाती है लेकिन पलट कर नहीं देखती है। मिष्टी को पलटता ना देख विवान अपनी चेयर से खड़े होकर उसकी तरफ आता है और ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हें अपनी असिस्टेंट पसंद तो आए ना? अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। विवान के अपने पीछे खड़े होने का एहसास होते ही मिष्टी की आंखें बंद हो गई और उसके हाथों की मुट्ठी में बंद कर लिया। उसका खुद पर काबू खोता जा रहा था। उसके दिल में हलचल ही रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो पलटकर विवान की तरफ देखे, लेकिन तभी उसे नॉवल की बातें याद आती है। वो खुद को गहरी सांस लेकर नॉर्मल करती है, फिर विवान की तरफ पलट जाती है। सर, इट्स वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज फॉर यू। प्रिंसेस, मैं घर पर हूँ अपनी फैमिली के लिए और आपको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो असिस्टेंट मिली है उसमें एडजस्ट कर लूंगी। अब आपकी लाइफ में कोई है तो आपको दूसरी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो किसी को गलतफहमी हो सकता है, मिष्टी ने कोल्ड वॉइस में कहा और बिना विवान का जवाब सुने ऑफिस से बाहर निकल गई। मिष्टी की बात सुन विवान, जो उसके पलटने पर उसके चेहरे में एक पल के लिए खोसा गया था, उसका चेहरा डार्क हो जाता है। आज उसने बहुत टाइम बाद किसी के लिए इमोशन दिखाए थे, लेकिन मिष्टी की ये बात कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रिंसेस है, उसे हट कर गई थी। मिष्टी का उसे प्रिंसेस कहने का हक छीन लेना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो समझ रहा था कि उसने काफी टाइम से उसे बात नहीं की है, लेकिन बचपन में वो भी उसे बाकी सब की तरह पैम्पर करता था। वो भी उसे प्रिंसेस ही कहता था। वो उसकी प्रिंसेस है, थी और रहेगी। इस बात को कोई नहीं बदल सकता, खुद वो भी नहीं। अगर मैंने हमारे बीच दूरी क्रिएट की है तो इसे नजदीकियों में भी मैं ही बदलूंगा। विवान ने अपने मन में कुछ डिसाइड किया। तारांकन, दूसरी तरफ मिष्टी जैसे तैसे अपने केबिन में पहुंची और दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। क्यों उनके सिर्फ प्रिंसेस कहने भर से ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई है? क्यों उनसे बातें करना मुझे इतना अच्छा लग रहा था? क्या ये मिष्टी के इमोशन है जो उनके सिर्फ नॉर्मली मेरे पास आकर खड़े रहने भर से ऐसा लग रहा था वक्त यही रुक जाए? क्यों उनके सॉफ्टली बात करने से मेरा दिल शरीर से बाहर आने को तैयार हो गया? नहीं, 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 मिष्टी, तू उन्हें पसंद नहीं कर सकती, नहीं तो तेरा हाल भी नोवेल की तरह होगा। और बात सिर्फ तेरी नहीं है, तेरा पूरा परिवार सफर करेगा। इसीलिए बेहतर होगा तू हो सके उतना उनसे दूर रहे। वैसे भी ये मिष्टी के इमोशन है, तेरे नहीं। रात के 10 बजे एम्पोर नाइट क्लब में 3 लड़कियां और 2 लड़कों ने इंटर किया। उन लोगों के इंटर होते ही सभी की नजरें उन पर टिक गई। वो तीनों लड़कियां बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक लड़की ने नेवी ब्लू कलर का फ्रॉक टाइप वन पीस पहना हुआ था, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूसरी लड़की ने व्हाइट कलर का मरमेड टाइप गाउन पहना था, जिसमें थाई के भाग से एक बड़ा कट था, वो बहुत ही हॉट अनसेक्सी लग रही थी। जबकि तीसरी लड़की ने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था, वो वहां खड़ी हर लड़की से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों लड़कों ने जींस टी शर्ट के साथ जैकेट पहना हुआ था और वो दोनों भी काफी हैंडसम लग रहे थे। वो पांचों सबको इग्नोर करते हुए एक जगह सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। उन पांचों की नजरें क्लब में हर जगह घूम रही थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ एंजॉय करने नहीं पर किसी को ढूंढने आए हो। तभी वो लड़की जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, वो सबको स्टेज पर एक तरफ इशारा करती है। उस लड़की के इशारे को फॉलो करते हुए बाकी चारों लोग भी उस तरफ देखते हैं।
जहां एक लड़का 3-4 लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। उसे देख सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिर हिला देते हैं, और फिर पांचों स्टेज पर चले जाते हैं। पांचों को स्टेज पर डांस करते हुए उस लड़के की तरफ नजर बनाए हुए थे। तभी कुछ लोगों को आता देख वो लड़का उन लड़कियों छोड़कर प्राइवेट एरिया की तरफ चला जाता है। उस लड़के के जाते हैं वो पांचों लोग अलग अलग हो जाते हैं। एक लड़का और लड़की कपल की तरह उस लड़के के पीछे पीछे जाते हैं। वो लड़का और लड़की देखते हैं कि वो लड़का एक प्राइवेट रूम के अंदर चला गया है, तो वो लोग उसके बगल वाले प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और ब्लूटूथ के जरिए अपने साथियों को बताते हैं। उस प्राइवेट रूम में 7-8 लोग बैठे हुए थे। वो लोग किसी बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उनके गेट पर नॉक होता है और एक लड़की अंदर आती है। उस लड़की ने क्लब की वेटर्स की ड्रेस पहनी हुई थी। वो उन लोगों को ड्रिंक्स सर्व करने आई थी। वहां बैठे सभी लोग उसे गंदी नजरों से घूर रहे थे, लेकिन वो लड़की बड़ी शांति से अपना काम करती है और वहां से निकल जाती है। यार क्या माल था, एक आदमी ने अभी भी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, इतना पसंद आया हो तो हमें टाइम पर माल देने के बाद तुझे वो माल फ्री में दे दूंगा। वो लड़का जो डांस फ्लो पर था, उसने उस आदमी को ऑफर देते हुए कहा। सच में उस लड़के की बात सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। सुमेर कभी भी अपनी बात से नहीं फिरता। उस लड़के ने शराब का ग्लास उठाते हुए कहा, ठीक है, फिर ये रहा माल का सैंपल, बाकी का माल मेरी कार में रखा हुआ है। वो आदमी अपने जेब से 3-4 पड़िकियां निकालकर वहां टेबल पर रख देता है। सुमेर उस पड़िकियों को अपने हाथ में लेकर अपने नाक के पास ले जाकर उसकी स्मेल लेने की कोशिश करता है। उसे सूंघते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। डिसूजा, तूने आज खुश कर दिया। उस लड़की के साथ और जो भी लड़की पसंद आए वो तेरी। हा 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 हा, वो बार बार उन पड़िकियों को सूंघता रहता है और पागलों की तरह हंस रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और वही लड़की अंदर आती है। उस लड़की को इस तरह से आया देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ये लड़की तू, सुमेर गुस्से में चिल्लाता है। लेकिन तभी वो लड़की और उसके पीछे आए वो लड़का और लड़की जो बाजू के रूम में कपल के तौर पर थे, वो भी अंदर आते हैं और तीनों के हाथों में गन थी। जी हाँ, वो वेटर्स उन 3 लड़कियों में से एक थी। उसने अंदर आकर अपना ब्लूटूथ यही छोड़ दिया था, जिस वजह से वो लोग बाहर इन लोगों की बात सुन पाए और उनको रंगे हाथों पकड़ पाए। ये पांचों अंडरकवर एजेंट थे। कोई चालाकी मत करना। उन 7 में से एक ने अपने कमर में रखी गन निकलने की कोशिश की, तो वेटर्स के कपड़े पहनी लड़की ने उसके हाथ पर गोली चला दी। क्लब के प्राइवेट रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से गन फायर की आवाज बाहर नहीं गई थी। फिर सुमेर और दिसूजा को गन पॉइंट पर लेकर वो दोनों लड़कियां रूम से बाहर आती है, जबकि वो लड़का बाकी को लोगों को गन पॉइंट पर रखे हुए उस रूम में रहता है। वो दोनों लड़कियां उन दोनों को गन पॉइंट पर रखे पीछे के दरवाजे से क्लब के पार्किंग में आ जाते हैं और उस दिसूजा की कार की तरफ चले जाते हैं। उसकी कार क्लब से थोड़ी दूर एकदम सुनसान जगह पर पार्क थी। कार के पास पहुंचकर दिसूजा के कार का गेट खोलने पर एक लड़की कार के अंदर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। हमसे होशियारी करने की कोशिश मत कर, सही सही से बता सारा माल कहाँ है। उस लड़की ने दिसूजा का हाथ पीछे की तरफ मरोड़ दिया। माल उसी में है, मैंने आपसे कोई होशियारू नहीं की, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। दिसूजा बहुत डरपोक किस्म का इंसान था। उसने डरते हुए कार का दरवाजा खोला और सीट के कवर के नीचे वाली चेन खोल दी। वो लड़की जब अंदर देखती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि कार की पीछे की पूरी सीट पर वही ड्रग्स के पैकेट थे जो उस आदमी ने अंदर क्लब रूम में सुमेर को दिए थे। उस लड़की का सारा ध्यान अभी कार के अंदर देखने में था। तभी गोली चलने की आवाज आती है। वो लड़की जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करती है। तभी कोई उसके गन पकड़े हाथ पर लात मार देता है, जिससे उसके हाथ में रही गन दूर जाकर गिर जाती है। वो लड़की सामने देखती है तो वो लोग जिन्हें अंदर क्लब रूम में छोड़कर आए थे, उनके साथ और 2 आदमी थे और वो उस लड़के को गन पॉइंट पर लिए खड़े थे, जबकि वो लड़की जो उसके साथ थी, उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा था, क्योंकि उसके गन पकड़े हाथों को गोली छूकर निकली थी। साली, 2 कोड़ी की लड़की हमें गन पॉइंट पर लेने चली थी, सुमेर ने उस लड़की के बालों को पकड़ते हुए कहा। डिसूजा, माल की कीमत के साथ साथ ये दोनों लड़कियां भी तेरी। अगली माल को किस टाइम पर आनी चाहिए। सुमेर ने दिसूजा की तरफ हंसते हुए देखा। फिर अगला माल अगले महीने की शुरुआत तक तुझ तक पहुंच जाएगा। डिसूजा ने दोनों लड़कियों को हवस के साथ घूरते हुए देखा।
वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है जो गन पॉइंट पर था। वो लड़का उसे आंखों से कुछ इशारा करता है और किसी तरफ देखने का इशारा करता है। लड़की उस तरफ देखती है तो वहां एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा तो अंधेरे की वजह से सही से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हेजल ग्रीन आंखें जिनमें चमक थी, जैसे शिकार को देखकर शिकारी की आंखों में आती है। वो लड़की अपनी उंगलियों से काउंटिंग करती है, 3, 2, 1, और उस लड़के को गन पॉइंट पर रखने वाले इंसान के सर के बीचों बीच शूट कर देती है। दूसरी तरफ खड़ा वो दूसरा लड़का भी फायरिंग शुरू कर देता है। वो लड़का अचानक दौड़कर उस लड़की के पास चला जाता है जिसके हाथ में चोट आई थी और उसे लेकर कार की ओट में चला जाता है। वो लड़की जिसके बालों को सुमेर ने पकड़ा था, वो उसके पैरों पर वार करते हुए उसके चंगुल से छूट जाती है और जमीन और गोल घूमते हुए अपनी बंदूक उठाकर गाड़ी के नीचे चली जाती है। जबकि सुमेर और उसके लोग इस अचानक हमले से बौखला जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि दूसरी तरफ कितने लोग थे, क्योंकि वो लड़की और लड़का अंधेरे में थे और जब तक वो संभाल पाए वो 9 लोगों में से सिर्फ 4 ही बचे थे। अब तक वो चारों भी किसी जगह छुप गए थे, जबकि वो डिसूजा वही जमीन पर सरेंडर की पोजीशन में अपनी जगह खड़ा रह गया था। वो हेजल ग्रीन आइज वाली लड़की अंधेरे में आगे बढ़ते हुए एक आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है और उसकी गर्दन को मरोड़ देती है। वो अभी आगे बढ़ती तभी कोई पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की तुरंत रिएक्ट करते हुए अपनी जगह से हट जाती है और उस आदमी की पीठ पर लात मार देती है, जिससे वो आदमी मुंह के बल गिर जाता है। उसके हाथ और पैर पर गोली चला देती है। इतने टाइम में उस लड़के ने भी एक आदमी को बेहोश कर दिया था। तभी उन्हें एक गाड़ी शुरू होने की आवाज आती है। वो दोनों बाहर निकल आते हैं, साथ में बाकी के तीनों लोग भी बाहर आते हैं और देखते हैं कि सुमेर अपनी कार में वहां से भागना चाह रहा था। वो दोनों लड़कियां और वो लड़का तीनों एक साथ उस कार के टायर पर फायर करने लगते हैं और कार पलट जाती है। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां आ जाती है तो वो पांचों वहां से निकल जाते हैं। उन पांचों के निकलते ही एक साया भी वहां से निकल जाता है, जबकि एक आदमी जो एक जगह खड़ा ये सब देख रहा था वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। वो पांचों लोग कार से वहां से थोड़ी दूर बने एक घर के पास आते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो घर वैसे तो पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। उस घर में आकर वो लड़की वहां दीवार पर कुछ करती है, जिससे वो दीवार खुल जाती है और अंदर की तरफ एक बेड जैसा बना हुआ था। वहां आकर वो लड़की सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दूसरी लड़की को दे देती है। वो दूसरी लड़की उस इंजर्ड लड़की की चोट की ड्रेसिंग कर देती है। मिस एम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें सिर्फ 5 लोगों के आने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमें नहीं पता था कि 2 लोग छुपे हुए होंगे। एक लड़के ने उस हेजल ग्रीन आइज वाली लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मिस एम का ये पहला मिशन था जिसमें उसके किसी साथी को चोट लगी थी, इसीलिए वो थोड़ा खुद से गुस्सा थी कि उसने क्यों पहले सही से चेक नहीं किया। हाँ एम, वी बिल्कुल सही कह रहा है। और डी, क्या तुम ठीक हो? एक मिडल एज के आदमी ने अंदर आते हुए कहा। उस आदमी को देख वो पांचों सावधान कंडीशन में खड़े हो गए। हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोली सिर्फ छूकर निकली थी, डी ने जवाब देते हुए कहा। दैट्स गुड। आज के इस मिशन की वजह से ना सिर्फ हमने सुमेर को पकड़ लिया जो स्कूल और कॉलेजेस के पास ड्रग सप्लाई करता था, बल्कि डिसूजा को भी पकड़ लिया जो ड्रग वेंडर और ड्रग सप्लायर के बीच की लिंक था। अब मुझे लगता है उन्हें वापस से सारा लिंक बनाने में काफी टाइम लगने वाला है और हमें इसी का फायदा उठाकर उस ड्रग वेंडर का पता लगाना है। उस आदमी की आंखों में अपनी टीम काफी गर्व था। थैंक यू सर, सबने एक साथ कहा। ठीक है, अभी काफी लेट हो गया है, तुम सबको घर जाना चाहिए, उस आदमी ने घड़ी में देखते हुए कहा। यस सर, और वो पांचों वहां से निकल जाते हैं। पांचों घर से बाहर आकर अपने अपने व्हीकल को लेकर निकल जाते हैं। वो हेजल ग्रीन आइस वाली लड़की के बाइक के पीछे एक कार आ रही थी जिस पर उस लड़की का घड़ियाल नहीं था। वो लड़की अपने घर पहुंचकर छुपते छुपाते अपने कमरे में चली जाती है। उस लड़की की बाइक के पीछे आने वाली कार उस लड़की के घर के सामने खड़ी रहती है। प्रिंसेस, तुम्हारा एक ये रूप भी होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आई लाइक योर न्यू साइड। ये कहते हुए विवान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मिष्टी अपने बेड पर सोते हुए आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक, शाम को जब मिष्टी अपने काम में बिजी थी तब उसके फोन में किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर मिष्टी सोच में पड़ जाती है कि कॉल रिसीव करे या नहीं। फिर कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर लेती है।
गुड इवनिंग एजेंट एम। कॉल की दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई देती है। एजेंट एम सुनते ही मिष्टी चौंक जाती है। तभी उसे नोवेल और मिष्टी की यादों से याद आता है कि मिष्टी सीबीआई के लिए अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करती थी। तारांकन आदित्य जब हॉस्टल जा रहा था तभी उसने मिष्टी को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी ताकि उसकी प्रिंसेस खुद को सेफ रख सके। वैसे तो हमेशा उसके साथ सिक्योरिटी रहती थी, फिर भी उसका मानना था सेल्फ डिफेंस जरूरी है। मिष्टी ने जब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उसे मजा आने लगा। वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेती थी। वो जब तक कॉलेज में आए तब तक वो मार्शल आर्ट्स में मास्टर हो गई थी। कॉलेज के टाइम जब वो सेकंड ईयर में थी तब कॉलेज में कोई गेम कॉलेज और स्कूल के बच्चों को ड्रग्स दे रहा था। वो लोग काफी बार बच्चों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उन्हें ड्रग्स एडिक्ट बना देते थे। मिष्टी की एक क्लासमेट को भी जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। वो लड़की जब होश में आए तो वो टूट गई थी। उसने सुसाइड करना डिसाइड कर लिया। जब वो कॉलेज की छत से कूदने गई तो इत्तेफाक से मिष्टी ने देख लिया और उसे बचा लिया। मिष्टी को जब उस लड़की का सुसाइड करने का रीजन पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस गेंद को पुलिस में पकड़वाने की सोचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। फिर मिष्टी खुद ही उन लोगों का पर्दाफाश करने का डिसाइड करती है। मिष्टी उनके अड्डे पर छुप के जाती है और उनके खिलाफ वीडियो शूटिंग करती है ताकि सोशल मीडिया पर उन्हें डालकर लोगों तक इनकी सच्चाई पहुंचा सके। लेकिन उन लोगों को किसी तरह मिष्टी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मिष्टी उन लोगों को चकमा देकर लड़कर किसी तरह वहां से बच निकलती है। मिष्टी उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिससे ये वीडियो बहुत जल्द वायरल हो जाती है। बहुत जल्द मीडिया के दबाव में ये केस सीबीआई के अंडर दिया जाता है। सीबीआई उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। सीबीआई डायरेक्टर को उन लोगों के इंटरोगेशन से मिष्टी के बारे में पता चलता है और वो उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। वो मिष्टी के बारे में सारी डिटेल निकलवाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मिष्टी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है तो वो उसे सीबीआई की अंडर कवर टीम में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करते हैं। मिष्टी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके बाद वो अपने आसपास हो रहे जुर्म के प्रति काफी सचेत हो जाती है, जिससे अपने आसपास हो रहे गलत कामों को देख आखिर में वो सीबीआई की अंडर कवर टीम ज्वाइन करती है, जिसके लिए वो 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग लेती है। मिष्टी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होने की वजह से उसके लिए ट्रेनिंग काफी इजी होती है। मिष्टी तब से अक्सर ऐसे मिशन पर जाया करती है। उसने और उसकी टीम ने काफी ड्रग्स डीलर को अरेस्ट करवाया है। वो और उसकी टीम हर बार सक्सेसफुल रहती है। तारांकन मिष्टी डिनर के बाद सबके साथ थोड़ी देर बैठकर थकने का बहाना बनाकर जल्दी से कमरे में आ जाती है और सबके कमरे में जाने के बाद चुपके से घर के बाहर निकल जाती है और मिष्टी के यादों के अनुसार बेच पर पहुंच जाती है। फ्लैशबैक एंड मिष्टी को अभी भी पूरी बॉडी में गुस्बब का एहसास हो रहा था। उसे आज ये काम करने में ऐसा लगा कि जैसे वो हमेशा से ये सब करती आई है। वैसे भी नोवेल में आने से पहले उसने भी बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट इन सब की प्रैक्टिस बचपन से की थी, इसीलिए उसके लिए ये करना बहुत आसान था। ऊपर से मिष्टी की बॉडी उन सब के लिए ट्रेन थी, जिस वजह से और आसान हो गया था। मिष्टी को ये सब सोचते हुए जल्दी से सो जाती है। वैसे भी काफी लेट हो गया था और वो थक भी गई थी। दूसरी तरफ विवान भी बेड पर सोते हुए आज क्लब में हुए चीजों के बारे में सोच रहा था। दरअसल आज दिन में जब उसने अभिषेक को रूम स्टील के सीईओ के साथ फ्री टाइम में मीटिंग फिक्स करने को कहता है, तब उसके शेड्यूल में रात के 10 बजे बाद का टाइम ही फ्री था, जिस वजह से अभिषेक रात के 10 बजे की मीटिंग फिक्स कर देता है। रूम स्टील के सीईओ राजेश मिर्चंदानी इंपोरियल क्लब में मीटिंग करने के लिए इनवाइट करते हैं। फ्लैशबैक जब विवान इंपोरियल क्लब के प्राइवेट रूम में पहुंचता है जहां मीटिंग रखी गई थी, तो वहां राजेश मीरचंदानी साथ मीटिंग के लिए उनकी बेटी विधि मीराचंदानी भी आई हुए थी। विधि ने बहुत सेक्सी वन पीस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर आधे किलो मेकअप किया हुआ था, जिससे वो अच्छी दिख रही थी। उसे देख कहीं से नहीं लग रहा था वो मीटिंग के लिए आई है। विवान जब राजेश मीराचंदानी को अपनी बेटी के साथ आया देखता है तभी उसके इरादे समझ जाता है, लेकिन उनके साथ बिजनेस रिलेशन होने की वजह से मजबूरी में उसे रूम में अंदर जाना पड़ता है। विवान वहां जाकर सीधा राजेश मीराचंदानी से मीटिंग का रीजन पूछता है, लेकिन रीजन बताने की जगह वो अपनी बेटी से इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। लेकिन विवान कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं निकलता हूँ, ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। जब वो प्राइवेट रूम से निकलता है
तभी किसी को क्लब में इंटर होता देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था, फिर भी वो उसकी एक झलक से ही उसे पहचान गया था। तब से लेकर जब तक मिष्टी घर नहीं पहुंची, तब तक विवान ने एक पल भी उससे नजरें नहीं हटाई थी। खासकर जब मिष्टी को लड़ते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने उसकी लड़ाई की एक भी बिट मिस ना हो, इसलिए एक भी बार पलके नहीं झपकाई थी। फ्लैशबैक एंड प्रिंसेस, लगता है अभी मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे मैं तुम्हारे बारे में सब जान लूंगा। विवान के आंखें बंद करते ही मिष्टी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। प्रिंसेस, अब तुम मुझे परेशान करने लगी हो, अब अगर ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हारी नींद उड़ाने आ जाऊंगा। ये कहते वक्त विवान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, जो बहुत ही रेयर थी। लेकिन फिर तुम्हें प्रिंसेस से कवीन बनाना पड़ेगा। उसकी वो स्माइल अब एक मिस्टीरियस स्माइल में बदल गई थी। मैं कभी नहीं चाहता तुम उस लाइफ का हिस्सा बनो, इसलिए तुमसे दूर रहना चाहता था। लेकिन मुझे भी बाकी सब की तरह प्रिंसेस के साथ बातें करनी थी, जो तुम करती नहीं थी। यही दोनों वजह थी कि मैं चाहता था तुम मूव ऑन करो। विवान, जो कभी ज्यादा बात नहीं करता, वो अपने फोन में रही मिष्टी की बचपन की फोटो से इतनी ज्यादा बात कर रहा था। दरअसल मिष्टी विवान की प्रेजनेस में हमेशा ही एक शेरों में छुप जाया करती थी। उसे डर लगता कि विवान कहीं उसकी किसी बात को नापसंद ना करने लग जाए। टिपिकल टीनेजर लव। जबकि हकीकत में यही वजह थी विवान और उसके बीच के मिसकम्युनिकेशन की। विवान को इस बात से सख्त चिढ़ होती थी कि सबके सामने मस्ती करने वाली कॉन्फिडेंस मिष्टी उसके सामने आते ही बिल्कुल चुपचाप सी हो जाती थी। इसीलिए वो चाहता था कि मिष्टी उसे मूव करके उसके साथ भी वैसे ही नॉर्मल बिहेव करे जैसे वो सबके साथ करती है। और दूसरा रीजन आगे स्टोरी में बताएंगे। विवान मिष्टी के बारे में सोचते हुए नींद नहीं आ रही थी, तो वो लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाता है। वही एक हवेली में एक आदमी बड़े से सोफे पर राजा की तरह बैठा शराब पी रहा था। तभी एक आदमी आता है। मालिक, सुमेर को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सुनते ही वो आदमी शराब का ग्लास जमीन पर फेंक देता है। किस में इतनी हिम्मत आ गई है, जो हमसे दुश्मनी मोल ली है। पता लगाओ किसने ये सब किया है, और सुमेर को जेल से निकलने की तैयारी करो। जी मालिक। वो आदमी वहां से चला जाता है। लगता है किसी सामत आए है, जो हमारे साथ पंगा लिया है। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी, जिससे किसी को भी डर लग जाए। आज फिर मिष्टी आदित्य के उठाने पर उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिष्टी की बॉडी को नहीं अपना रही, बल्कि मिष्टी को बॉडी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। मिष्टी वॉशरूम से नहाकर बाहर आए और रेडी हो रही थी, तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। मैम, आपको कुछ हेल्प चाहिए? आयना ने अंदर आते हुए पूछा। आयना को स्पेशल मिष्टी की हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया गया था। आयना ने आगे बढ़कर मिष्टी का हेयर स्टाइल बनाने में हेल्प करने लगी। मैम, आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, तभी तो आपके बालों की केयर करने का टाइम भी नहीं मिलता है। वैसे भी आपके तो घर का ऑफिस है, थोड़ा लेट हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आयना ने उसके सिर को हल्के से मसाज करते हुए कहा। जबकि उसकी बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, जो वो जल्दी ही छुपा लेती है। हम तारांकन 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 तारांकन। दरअसल नोवेल में बताया गया था, आयना मिष्टी के चाची के लिए काम करती थी। माया जी चाहती थी कि मिष्टी की इमेज सबके सामने खराब हो जाए, इसीलिए उसने मिष्टी के लिए अपॉइंट की गई मेड को खरीद लिया था। वो मिष्टी को बार बार भड़काने की कोशिश करती, ताकि कभी तो मिष्टी उसकी बातों में आकर कुछ गलत कर दे। जब विवान ने आहना को गर्लफ्रेंड अनाउंस किया था, तब से माया जी आयना की मदद से मिष्टी को बार बार आहना के खिलाफ भड़काती थी। वो चाहती थी कि मिष्टी आहना के खिलाफ कुछ करे जिससे उनके एक तीर से दो निशान हो जाए। मिष्टी आहना के साथ कुछ गलत कर दे तो आहना उनकी बेटी के रास्ते से हट जाएगी, और फिर उस गलती के लिए मिष्टी को विवान कभी माफ नहीं करेगा। तो जब आहना और मिष्टी नहीं रहेंगे तो सोनाली आसानी से विवान को अपना बना सकती है। ऐसे दिवा स्वप्न माया जी और सोनाली के थे। तारांकन 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 तारांकन। आयना जब हेयर स्टाइल बनाने के बाद मिष्टी को देखती है, जो किसी सोच में गुम होती है। मेम, हो गया। मिष्टी आयना की आवाज से होश में आती है और खुद को एक नजर मिरर में देखकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। वो अभी आयना के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। वो उसका इस्तेमाल वक्त आने पर उसके चाची को चेकमेट करने के लिए करना चाहती थी।
ब्रेकफास्ट के बाद मिष्टी और आदित्य ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तारांकन 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 विवान, आदित्य और निशित सुबह से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के कैंडिडेट के बारे में मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने 3 घंटे डिस्कस के बाद आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट का नाम फाइनल कर दिया, लेकिन वो लोग इसकी अनाउंसमेंट होटल के इनॉग्रेशन के टाइम करने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर और बाकी मुद्दों पर डिस्कशन के बाद वो सब अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। विवान अपने केबिन में आकर लैपटॉप पर मेल चेक करने लगता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि मिष्टी ने भी होटल इनॉग्रेशन का फुल प्लान मेल किया हुआ है। मिष्टी का मेल देखते ही विवान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जैसे मिष्टी ने होटल इनॉग्रेशन के प्लान की जगह लव लेटर भेजा हो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। विवान कुछ सोच के जल्दी से अभिषेक को कॉल करके मिष्टी को अपने केबिन में भेजने का ऑर्डर देता है। तारांकन 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 मिष्टी अभी अभी मीटिंग से वापस आई थी। दरअसल कल जो मिष्टी ने सिद्धि को प्रोजेक्ट फाइल को लाइन अप करने के लिए दिया था, वो सिद्धि ने शाम तक कंप्लीट करके सुबह ही मिष्टी को सबमिट किया था। मिष्टी सच में सिद्धि के टैलेंट से इम्प्रेस हुए थी। जिस काम के लिए 2 दिन लगते हैं, उसने वो काम 1 ही दिन में कंप्लीट कर दिया था। वो ऐसे ही विवान के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए मिष्टी सिद्धि को ही अपनी असिस्टेंट के तौर पर कंटिन्यूज रखने का डिसाइड करती है। मिष्टी सिद्धि के साथ सब कुछ डिस्कस करके जिन लोगों की उसे इस प्रोजेक्ट में जरूरत थी, उनके साथ मीटिंग फिक्स करती है। अभी अभी मिष्टी और सिद्धि वही मीटिंग कंप्लीट करके आए थे। वो दोनों अपने अपने केबिन में चले गए थे। तभी मिष्टी का ध्यान जाता है कि लंच टाइम हो गया है, तो वो अकेले लंच नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सिद्धि को बुलाने की सोचती है। उसे 1 ही दिन में सिद्धि का नेचर बहुत पसंद आया था। मिष्टी कॉल करने के लिए फोन उठाती है, तभी केबिन के डोर पर नॉक होता है। कम इन। मिष्टी ने फोन साइड में रख दिया। मैम, अभिषेक सर का कॉल आया था। विवान सर ने आपको ऑफिस में बुलाया है, आपके मेल के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना है। सिद्धि ने केबिन में अंदर आते ही डिटेल में आने का रीजन बताया। ठीक है, मिष्टी ने कुछ सोचते हुए कहा। मिष्टी ने सिद्धि की बात सुनते ही कल हुए सारी बातें उसके मन में फिर से रिपीट होने लगी, जिससे उसकी हॉट बीट तेज हो जाती है। लेकिन सिद्धि सामने ही होने की वजह से वो खुद को संभाल लेती है। मिष्टी विवान के साथ अकेले केबिन में जाने से थोड़ा डर रही थी। उसे विवान के लिए शोर करती अपनी धड़कनों से डर लगता था। उसे डर था कहीं वो विवान के प्रति आकर्षित ना हो लग जाए। वो विवान से हो सके उतना दूर रहना का सोच रही थी, लेकिन सब उल्टा हो रहा था। आखिर में एक गहरी सांस लेकर मिष्टी अपने सभी ख्यालों को दूर करते हुए केबिन से बाहर जाने के लिए खड़ी होती है। तारांकन 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 मिष्टी को आज विवान के केबिन में जाने के लिए कल से ज्यादा अजीब लग रहा था। वो किसी तरह खुद को नॉर्मल करके केबिन के डोर पर नॉक करती है और अंदर चली जाती है। मिष्टी जब अंदर आए तो विवान सोफे पर बैठा था और फोन में कुछ कर रहा था। मिष्टी के आने की आहट सुनते ही वो उसकी तरफ देखता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन फिर भी एक सॉफ्टनेस दिख रही थी। विवान मिष्टी को उसके पास सोफे पर बैठने का इशारा करता है, लेकिन मिष्टी उसके साइड वाले सोफे पर बैठ जाती है। सर, आपको कुछ डिस्कस करना था? प्रिंसेस, तुमने लंच किया? विवान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद कर लूंगी, मिष्टी ने यहां से वहां देखते हुए पूछा। वो विवान की आंखों में नहीं देखना चाहता थी। वो बाद में कर लेंगे, मैंने लंच ऑर्डर कर दिया है, चलो पहले साथ में लंच कर लेते हैं। विवान ने वैसे ही इंटेंस नजरें मिष्टी पर बनाए रखते हुए कहा। फिर मैं लंच के बाद आ जाऊंगी। मिष्टी को विवान की इंटेंस नजरें फिल हो रही थी, जिससे उसे हल्की सी घबराहट का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो यहां से निकलना चाहती थी। मिष्टी के लिए ये एहसास नए थे। उसने नोवेल में आने से पहले भी कभी किसी लड़के के लिए कुछ फील नहीं किया था। ऊपर से ये एहसास उस इंसान के लिए फील हो रहे थे जिससे उसे दूर रहना है, इसीलिए उसे इस नए एहसास से बहुत घबराहट हो रही थी। मिष्टी बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन वो आगे बढ़ पाती उससे पहले ही विवान ने उसकी कलाई पकड़ ली। प्रिंसेस, आई वॉन्ट लंच विथ यू। सर, मैंने कल ही आपसे कहा था। मिष्टी बिना पूछे मुड़े खुद को मजबूत करते हुए अपनी बात कह रही होती है कि अचानक पीछे की तरफ खींच जाती है।
विवान, जिसे मिष्टी आगे क्या कहने वाली है उसका एहसास था, इसीलिए उसे रोकने के लिए वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विवान ने मिष्टी को पीछे की तरफ खींचा, तब मिष्टी गोल घूम गई थी, जिस वजह से विवान ने जो कलाई मिष्टी की पकड़ी थी वो हाथ मिष्टी के कमर के पीछे था और मिष्टी पूरी तरह विवान की बाहों में थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों की हॉर्टबीट इतनी फास्ट थी कि पूरे कमरे में इसकी आवाज गूंज रही थी, जिसकी आवाज म्यूजिक की तरह सुनाई दे रही थी। दोनों अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी डोर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों होश में आते हैं और एहसास होता है कि वो किस पोजीशन में थे। मिष्टी जल्दी से विवान से दूर होने की कोशिश करती है। डोर नॉक की आवाज सुनकर विवान की उसकी कलाई पर पकड़ ढीली हो जाती है, जिस वजह से मिष्टी आसानी से दूर हो जाती है। अभिषेक अंदर आता है। उसके हाथ में टिफिन था। वो लाकर सोफे के पास वाले टेबल पर रख देता है। वो टिफिन खोलकर प्लेट्स में खाना सर्व करने की सोचता है, लेकिन विवान उसे इशारा करके रखकर जाने के लिए कह देता है। विवान मिष्टी के दूर जाने से अभी भी अपने खाली हाथ को देखता है। उसकी करीबी के बाद ये दूरी उसे थोड़ी खल रही थी, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मिष्टी विवान की करीबी से बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। वो तो डोर नॉक की आवाज से होश में आई थी। उसने विवान से अलग होते हैं अभिषेक के जाने तक खुद को संभाल लेती है। आप लंच कर लीजिए सर। और दोबारा प्रिंसेस। मिष्टी ने विवान की तरफ देखा। बच्चे क्या चाहती है, अपने हाथों से तुम्हें खिलाओ, जैसे बचपन में खिलाता था। विवान ने एक चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा। जहां ये सुनते ही मिष्टी की जान है हलक में अटक गई। वो जानती है विवान बहुत जिद्दी है, अगर उसने कहा है तो कर भी सकता है, तो वो जल्दी से वापस सोफे पर बैठ जाती है। मिष्टी को इस तरह बैठते देख विवान की स्माइल और बड़ी हो जाती है। वो धीरे से बुदबुदाता है, बच्ची। फिर मन में नोट बैड, प्रिंसेस तो घर में सब बुलाते हैं, मैं तो अब तुम्हें बच्ची ही बुलाऊंगा। तारांकन। विवान भी सोफे पर आकर बैठ जाता है और टिफिन से एक प्लेट रेडी करता है और मिष्टी की तरफ बढ़ा देता है। मिष्टी विवान का उसके लिए प्लेट रेडी करने से चौंक जाती है। कुछ पल प्लेट को देखने के बाद आखिर में वो प्लेट ले लेती है। जब वो प्लेट में देखती है तो सारा खाना उसका फेवरेट था, जिसे देख उसकी भूख बढ़ जाती है और वो खाना खाने लगती है। विवान उसे ऐसे देख सिर हिला देता है। उसे पता था कि प्रिंसेस का फेवरेट काम था खाना खाना। अगर कोई उसे प्लेट रेडी करके दे तो वो पूरा खाना खा जाती है, लेकिन खुद से प्लेट रेडी करनी हो तो वो सिर्फ थोड़ा सा ही खाती है। लंच के टाइम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, फिर भी दोनों काफी शांति से खाना खा रहे थे। विवान के चेहरे पर इस वक्त अलग ही सुकून था। तारांकन, 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 तारांकन। क्या डिस्कस करना होगा विवान को? क्या मिष्टी विवान के लिए इन एहसास को बढ़ने देगी या दबा देगी? क्या विवान को एहसास होगा अपने एहसासों का? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला पार्ट। आरती जी, आपका कहना है जब मिष्टी ने सुसाइड किया तो विवान को कोई गिल्ट नहीं हुआ था और मैं बोल रही हूँ वो मिष्टी से अटैच था। अगर ऐसा था तो उसने पूरा सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आंसर। आरती जी, अभी तक स्टोरी में कहीं भी विवान मिष्टी की डेथ के बाद कैसा फील कर रहा था ये नहीं बताया गया है। वो गिल्टी था, नहीं गिल्टी था, ये अभी तक सस्पेंस है। सेकंड थिंक, वो मिष्टी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, ना ही कभी उस पर हाथ उठाया, ना अपने लोगों को उस पर हाथ उठाने दिया है। आप नॉवेल के स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा कि मिष्टी इंजर्ड थी या उसकी बॉडी पर एक भी खरोच थी, सिर्फ उसके हाथ बंधे थे, यही लिखा था। यहां तक कि कुछ पार्ट पहले मैंने बताया कि जब रमोना ने आहना को गिराने का इल्जाम मिष्टी पर लगाया तब भी विवान ने कुछ नहीं किया था, यहां तक कि मिष्टी से गुस्से में बात भी नहीं। इसी से आप आइडिया लगा सकती हैं कि वो चाहे गलत भी हो तब भी विवान ने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। विवान ने सिर्फ मिष्टी को जेल में भिजवाया था। सेकंड क्वेश्चन, पूरा सच जानने की कोशिश नहीं की तो अभी तक किसी को नहीं पता, ना मिष्टी ना आपको, कि मिष्टी ने आहना का किडनैप किया था या नहीं। हो सकता है मिष्टी ने सच में आहना को किडनैप किया हो, वो आपको आगे पता चलेगा कि मिष्टी ने कुछ किया था या नहीं, और सारे रीजन भी और कुछ राज भी। मिष्टी के लंच खत्म करते हैं विवान उसके सामने एक बाउल कर देता है। मिष्टी चौंक कर उसकी तरफ देखती है, लेकिन उस बाउल की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि विवान ने उसकी तरफ जो बाउल किया था
उसमें रसगुल्ला थे और रसगुल्ला मिष्टी के फेवरेट थे। मिष्टी ने तुरंत ही वो बाउल ले लिया और रसगुल्ला खाना शुरू कर दिया। मिष्टी को इस तरह बच्चों की तरह रसगुल्ला खाते देख विवान अपना सिर हिला देता है और उसके फेस पर हल्की मुस्कान आ जाती है। बचपन से ही मिष्टी रसगुल्ला देखकर सब भूल जाती थी, इसीलिए विवान ने स्पेशली उसके लिए रसगुल्ला ऑर्डर किया था। मिष्टी जब आधा बाउल खत्म करती है तब उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया। उसने विवान के हाथ से ऑलमोस्ट बाउल छीन लिया था। वो धीरे से नजरें उठाकर विवान की तरफ देखती है, जो उसी की तरफ देख रहा था। वो आपको भी खाना था? मिष्टी एक नज़र विवान को और एक नज़र रसगुल्ला को देखते हुए बड़े मासूमियत से पूछती है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, जबकि उसके मन में तो ये डर था कि विवान कहीं उसके रसगुल्ला छीन ना ले। विवान का मन रसगुल्ला की जगह उसके गालों को बाइट करने का कर रहा था। विवान को इस तरह देखता देख मिष्टी को डर लग रहा था कि कहीं विवान उसके सारे रसगुल्ला छीन ना ले। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। इसीलिए वो जल्दी से रसगुल्ला की एक स्पून भर के विवान के सामने कर देती है, ताकि विवान को सारे रसगुल्ले ना देने पड़े। जबकि दूसरी तरफ हमारे विवान बाबू, जिसे मिष्टी के गाल बाइट करने का मन कर रहा था, वो मिष्टी के इस तरह उसकी झूठी स्पून अपनी तरफ करते देख वो स्तब्ध रह जाता है। उसने आज तक किसी का झूठा खाना तो दूर, उसने कभी किसी के साथ खाने की प्लेट भी शेयर नहीं की था। आपको नहीं खाना? मिष्टी, जो विवान को खाता ना देख खुश हो गई थी। थैंक गॉड, अब कोई मेरे रसगुल्ले नहीं छीनेगा। वो स्पून वापस लेकर खुद खाने की सोचती है। विवान, जो उसकी आवाज सुनकर होश में आया था, वो मिष्टी को स्पून वापस लेता देख तुरंत उसका वो हाथ पकड़ लेता है जिसमें स्पून थी और जल्दी से रसगुल्ला खा लेता है। वही मिष्टी का मुंह लटक जाता है विवान को रसगुल्ला खाता देखकर, इसीलिए अब वो अपना हाथ वापस लेकर फिर से जल्दी जल्दी रसगुल्ला खाने लगी, जैसे अगर उसने थोड़ी देर की तो विवान उसके रसगुल्ले छीन लेगा। यक। जबकि विवान अभी भी उस रसगुल्ला के टेस्ट में खोया हुआ था। उसे लग रहा था उसने वर्ल्ड का सबसे टेस्टी रसगुल्ला खाना खाया है, जबकि जनाब ने आज से पहले रसगुल्ला खाया ही नहीं था। कोल्ड स्वेट स्माइल। मिष्टी, जो खाने में बीजी थी, उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया था, जिस वजह से रसगुल्ला उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगती है। विवान जल्दी से उसके पास जाकर उसको पानी पिलाता है और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहलाता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। बच्चे, इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत थी? विवान ने पानी का ग्लास नीचे रख मिष्टी की तरफ देखा। वो अभी भी आहिस्ता उसकी पीठ को सहला रहा था। मिष्टी की आंखें ज्यादा खांसने की वजह से नम हो गई थी, जिसे देखकर विवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे हक करके उसके सिर को सहलाता है। बच्चे, अब ठीक हो ना तुम? मिष्टी, जो विवान के इतनी केयर में खोने लगी थी, आपने मुझे डांटा, मुंह बनाते हुए बोली। मिष्टी को घर पर सबसे मिलने वाली प्रिंसेस ट्रीटमेंट का एहसास हो रहा था, जिससे वो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि वो ऑफिस में विवान के साथ है। मिष्टी कितनी भी बड़ी हो गई हो, घरवालों ने आज भी उसके अंदर की बच्ची को जिंदा रखा था, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। उसकी छोटी छोटी शिकायतों पे सब ऋष बाबू को डांटते थे। उससे बात करते टाइम सबकी आवाज में सॉफ्टनेस होती थी। मिष्टी बाहर वालों के सामने जितनी स्ट्रोंग थी, घर वालों के सामने वो उतनी ही कमजोर थी। उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन उनके सामने वो एक बच्ची की तरह रहती थी। इसीलिए विवान के आज प्रिंसेस ट्रीटमेंट पर वो पिघल रही थी। बच्चे, मैंने आपको डांटा नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा था। युवान ने मिष्टी का फेस अपने हाथों में भर के अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगता है। उसे मिष्टी के सॉफ्ट सॉफ्ट गाल बहुत अच्छे लग रहे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके गाल आज भी उतने ही सॉफ्ट थे जितने बचपन में थे। विवान के इस तरह गाल पर सहलाने से मिष्टी के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। वो उसकी आंखों में खोने लगती है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि दोनों किस पोजीशन में है। सर, वो अब हम प्रोजेक्ट को पर डिस्कशन कर ले। मिष्टी के गाल टमाटर की तरह लाल थे और अब उसने विवान से नजरें हटा ली थी। विवान को भी अब मिष्टी की करीबी का एहसास हो गया था, लेकिन मिष्टी के सॉफ्ट गाल, जो अब लाल हो जाने की वजह से और भी क्यूट लग रहे थे, उनसे हाथ हटाने का उसे मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद के इमोशन को कंट्रोल करके उससे दूर होता है। ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारे इनॉग्रेशन प्लान में कुछ ऐड करवाना है। विवान अपनी चेयर पर ना बैठकर सामने वाली चेयर पर बैठता है और मिष्टी को बाजू वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। मिष्टी ये देखकर एक गहरी सांस लेती है और चेयर की तरफ चली जाती है।
दूसरे दिन का चैरिटी इवेंट हम थोड़ा जल्दी 6 बजे स्टार्ट करेंगे, जिससे 8 बजे तक खत्म हो जाए। उसके बाद कंपनी की एनुअल फंक्शन की पार्टी स्टार्ट होगी, जिसमें कंपनी के अवार्ड और प्रमोशन अनाउंसमेंट होगी। हम वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी यही अनाउंस करेंगे। उसके बाद बैंक्वेट स्टार्ट होगा। विवान ने मिष्टी के चेयर में बैठते ही बोलना शुरू किया। ये और भी एंटरटेनिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एक बार मैं होटल की विजिट कर लूं, ताकि सेकंड डे हम गेस्ट को कौन कौन सी फैसिलिटी दे सकते हैं, मेरे पास उसका बेटर विजन हो। मिष्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हुए कहा। ठीक है, हम परसों वहां जाएंगे, विवान ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कल अपनी असिस्टेंट के साथ जाकर देख सकती हूँ। मिष्टी ने तुरंत ना में सिर हिलाया। वो विवान के साथ अकेले पूरा दिन नहीं बिताना चाहती थी। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। परसों को मैं तुम्हें मेरी टीम से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, जिसे वो तुम्हारे साथ आगे होटल मैनेजमेंट और बाकी काम में हेल्प करे। मेरी परमिशन के बगैर वो तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानेंगे। विवान अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, मिष्टी को भी उसकी ये बात सही लगती है, तो फिर परसों हम घर से डायरेक्ट होटल के लिए निकल जाएंगे। वैसे भी पूरा दिन लगेगा साइट सीन में। विवान मिष्टी के साथ ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर पाए, इसका प्लान करते हुए बोला। ओके सर, मिष्टी विवान के प्लान से अनजान काम के बारे में सोच रही थी। हाँ, तुमने जिन फैशन हाउस के साथ कांटेक्ट किया है, वो सब काफी फेमस है, लेकिन आई थिंक शिवानी का फैशन हाउस काफी फेमस है और उनके डिजाइन भी काफी यूनिक है। तुम्हें उन्हें भी लिस्ट में ऐड करना चाहिए, विवान ने कुछ याद करते हुए कहा। मिष्टी चौंक गई। उसने कुछ पल बाद कंफर्म करने के लिए पूछा, शिवानी का फैशन हाउस? हाँ, एक्चुअली मैं और आदि कुछ दिन पहले वहां गए थे। हम दोनों को वहां के कपड़े काफी पसंद आए थे। विवान सच में शिवानी का फैशन हाउस की डिजाइनर से काफी इम्प्रेस हुआ था। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था कैसे जवाब दे। एक तरफ वो बहुत खुश थी कि विवान ने उसके फैशन हाउस की तारीफ की थी, लेकिन थोड़ी टेंशन में थी कि क्या उसके डिजाइन पुरानी मिष्टी जितने अच्छे होंगे। क्या हुआ बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? विवान ने जब अचानक मिष्टी को लो साउंड करते सुना तो फिक्र करते हुए पूछा। नहीं, सब ठीक है। मैं आज ही सभी फैशन हाउस को मेल कर दूंगी और कल तक फैशन शो के लिए फैशन हाउस फाइनलाइज कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। मिष्टी ने जल्दी अपनी बात कहते हुए चेयर से खड़ी हुए और दरवाजे की तरफ चली गई। बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, युवान ने जाती हुए मिष्टी की पीठ की तरफ देखते हुए कहा। ओके सर। मिष्टी अब बिना पलटे केबिन से बाहर चली गई। मिष्टी पिछले कुछ घंटे से कपड़ों के नए डिजाइन बना रही थी। फाइनली अब जाकर वो इस डिजाइन से सेटिस्फाइड हुए थी। जब उसने डिजाइन कंप्लीट करके आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास बहुत सारे कागज बिखरे पड़े थे। मिष्टी ने जब घड़ी में देखा तो रात के 12 बज गए थे। तब उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 3 घंटे से डिजाइन बना रही थी। फ्लैशबैक। दरअसल विवान से केबिन से आने के बाद मिष्टी ने सभी फैशन हाउस को मेल कर दिया था, जिसमें से एक शिवानी का फैशन हाउस भी था। मिष्टी की एक्सपेक्टेशन के अनुसार 1 घंटे बाद शिवानी का फैशन हाउस के जनरल मैनेजर ने उसे ये न्यूज सुनाने के लिए कॉल किया और उसने फैशन शो के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देखते हुए 18 नए डिजाइन की डिमांड की थी, वो भी मिष्टी के खुद के डिजाइन किए हुए। जनरल मैनेजर के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म में उन्हें अच्छा मीडिया कवरेज मिलेगा और बाकी फैशन हाउस के पार्टिसिपेंट्स की वजह से उन्हें अपना बेस्ट दिखाना चाहिए, जिसके लिए मिष्टी को ही इस फैशन शो के लिए कपड़े डिजाइन करने चाहिए। रात को आदित्य और ऋष दोनों किसी काम की वजह से लेट आने वाले थे, इसीलिए मिष्टी खाना खाने के तुरंत बाद अपने कमरे में आ गई थी। मिष्टी ने एक डिजाइन बनाने का डिसाइड किया था। अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो वो इस फैशन शो के लिए डिजाइन बनाएगी, नहीं तो शिवानी का फैशन हाउस इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो मिष्टी और फैशन हाउस के एम्प्लॉय की मेहनत से बनाया हुए इस फैशन हाउस को बर्बाद नहीं कर सकती थी। अगर वो फेल हुए तो वो इस फैशन हाउस के लिए एक टैलेंटेड डिजाइनर ढूंढेगी और उसे शिवानी का फैशन हाउस हैंडओवर कर देगी। फ्लैश बैंक एंड मिष्टी अपने बनाए इस डिजाइन से काफी सेटिस्फाइड थी, लेकिन फिर भी वो इसे कल जनरल मैनेजर को सेंड करके उसका सेकंड ओपिनियन लेगी। अगर उसे भी ये डिजाइन पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वो अपने सोचे हुए रास्ते को अपनाएगी। मिष्टी ने भले ही सोच लिया था कि वो शिवानी का फैशन हाउस को किसी और को हैंडओवर कर देगी, लेकिन उसका मन इस बात के लिए नहीं मान रहा था। उसे शिवानी का फैशन हाउस से काफी जुड़ाव महसूस हो रहा था।
मिष्टी को नॉवेल में मिष्टी का कैरेक्टर पहली बार तभी पसंद आया था जब उसे पता चला कि मिष्टी का खुद का फैशन हाउस है, वो भी उसने खुद के दम पर खड़ा किया है। यही वजह थी कि वो स्ट्रोंग और इंडिपेंडेंट मिष्टी की फैन बन गई थी। यही वजह थी कि मिष्टी चाहती थी कि वो खुद इस फैशन हाउस को चलाए। उसका हमेशा से यही तो ड्रीम था, एक लविंग फैमिली, खुद के दम पर कुछ हासिल करना और एक अच्छा लाइफ पार्टनर। ये सोचते हैं मिष्टी की आंखों के सामने विवान का चेहरा आ जाता है, लेकिन वो तुरंत अपना सिर झटक देती है। लेकिन फिर भी आज विवान के साथ स्पेंड किया टाइम उसकी आंखों के सामने किसी मूवी की तरह घूमने लगता है, जिससे दूर करने के लिए कसकर अपनी आंख बंद कर लेती है। तारांकन, 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 तारांकन। दूसरी तरफ एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे। शायद कोई मीटिंग थी, लेकिन 4 लोगों को छोड़कर सबके फेस पर एक रूम में भी पसीना था। जिसका रिजन रूम की किंग चेयर पर बैठा वो इंसान था। उसके चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, फिर भी मास्क में से दिख रही 2 लाल आंखें सबके दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। वो इंसान ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंटल का अंडरवर्ल्ड का किंग था। पूरे वर्ल्ड में उसका सिक्का चलता था। वो अंडरवर्ल्ड में हेडिस के नाम से फेमस था, जिसे यूरोपियन कॉन्टिनेंटल में मौत का देवता माना जाता था। हेडिस राजा की तरह अपनी किंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास फैले खतरनाक ऑरा की वजह से सभी खौफ खाए हुए थे। ये इंसान नॉर्मली किसी को बुरी मौत देने से पहले पलके भी नहीं झपकाता था, लेकिन आज तो वो बहुत बुरे मूड में था, ना जाने किसका क्या हाल करे। हेडिस के गुस्से का कारण था, यहाँ बैठे लोगों में से किसी ने उससे गद्दारी करने की कोशिश की थी। कोई उसकी परमिशन के बगैर ड्रग्स का धंधा कर रहा था, उसमें उसकी यहाँ बैठा कोई आदमी मदद कर रहा था। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ आसान मौत चुनने का, हेडिस ने अपनी गहरी खतरनाक आवाज में सबकी तरफ पैनी नजर फेरते हुए कहा। सब लोग उसकी बात का मतलब समझ गए थे, उस इंसान की मौत तय है। अगर वो इंसान खुद सामने आ गया तो उसे आसान मौत मिलेगी, और अगर हेडिस ने उसे बाहर निकला तो किसी की रूह कांप जाए ऐसी मौत देगा। एक आदमी जल्दी से खड़ा होता है और हेडिस की तरफ गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो गोली चला पाता उससे पहले एक गोली उसके हाथ में आकर लगी, जिससे उसके हाथ से गन छूट गई। उस आदमी ने दर्द के मारे अपना हाथ पकड़ लिया। ये करके तुमने अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। हेडिस ने उस आदमी के दूसरे हाथ में गोली मार दी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे तुम, मार डालोगे ना? आओ मार दो, वैसे भी तुम्हारा साम्राज्य नष्ट करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। दर्द में भी ये बोलते हुए वो आदमी हंसने लगता है। हा 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 हा, हेडिस की खौफनाक हंसी गूंज उठी। वहां बैठे हर इंसान की रीढ़ की हड्डी तक में कपकपाहट महसूस हो रही थी। मेरा साम्राज्य नष्ट करने वाला ख्वाब अच्छा था। इसे ले जाकर चील कौओं के सामने जिंदा फेंक दो। जब वो इसे नोच खा रहे हो तो उसका वीडियो बनाकर हमेशा जुड़े हर शख्स को भेजना, ताकि अगली बार कोई हेडिस से गद्दारी तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचने से भी उनकी रूह कांप जाए। हेडिस ने उस आदमी के दोनों पैरों पर और दूसरे हाथ पर गोली चला दी। हेडिस की बात सुनकर सबके पैर कांपने लगे। जिंदा आदमी को चिल कौओं के सामने डालना सोचकर ही सबकी रूह कांप उठी थी, लेकिन हेडिस के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ऑर्डर सुनते ही 2 लोग आए जो गार्ड की तरह कपड़े पहने हुए थे और उस आदमी को उठाकर ले जाने लगे। हेडिस, मार दे मुझे, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मार दो। मैं तुम्हें उस दूसरे आदमी का नाम बता दूंगा जिसने तुमसे गद्दारी की है, जो मेरे साथ इन सब में मिला हुआ था। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा, उसकी आंखों में अभी हद से ज्यादा खौफ था। हेडिस के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है, जो किसी को दिख नहीं रही थी, लेकिन उसके आसपास के ऑरा से सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। स्वोश, वहां बैठे लोगों में से एक आदमी के सिर के बीचों बीच गोली लगती है। सब लोग हद से ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन हेडिस की मीटिंग का एक रूल होता है, चाहे मीटिंग में कुछ भी हो आप बिना इजाजत मुंह से आवाज नहीं निकाल सकते, डर से चिहुकने आवाज भी नहीं। ये सब लोग माफिया से जुड़े हुए थे, इन्होंने कई लोगों को मारा होगा, लेकिन हेडिस की क्रूएल्टी के सामने वो कुछ नहीं था। हेडिस अपनी गन की तरफ देखते हुए, तो तू इसके बारे में मुझे बताने वाला था? और डेविल स्माइल लिए उस आदमी की तरफ देखता है। अगर जिस आदमी के लिए मुझे धोखा दिया उसका नाम बता दे तो शायद मैं आसान मौत दे सकता हूँ। हेडिस, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका एक आदमी मिलने आया था, उसने मास्क पहना था और उससे सिर्फ कॉल पर बात हुई थी। वो आदमी मुश्किल से जितना पता था वो बता रहा था।
लेकिन बीच में हेडिस अपने आदमियों को इशारा करके उसे लेकर जाने के लिए कहता है। हेडिस, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मार दो। जब तक उस आदमी को दूर लेकर जाया जा रहा था, उसकी आवाज रूम में गूंजती रही, जिससे सुनकर सबके दिल में डर बैठता जा रहा था। सबके फेस पर यह डर देखकर हेडिस के चेहरे पर डेविल स्माइल खतरनाक हंसी में बदल जाती है। आज के बाद किसी ने गद्दारी करने की सोची, उसे इससे भी बुरी, ये कहते हुए मीटिंग रूम से निकल जाता है। उसके पीछे 3 लोग और निकल जाते हैं। उन सबने भी मास्क पहना हुआ था और वो हेडिस के साथ ही थे। मीटिंग रूम में रहे लोग हेडिस की अधूरी बात का मतलब अच्छे से समझ रहे थे। उन सब के जहन से उसकी दहशत कम होने में वक्त लगा। फिर जाकर वो सब कमरे से बाहर निकले। कुछ देर में उस खुफिया जगह की पार्किंग से एक के बाद एक 21 कारों का काफिला निकलता है। वो कारों का काफिला हेडिस का था। इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था कि हेडिस कौन सी कार में बैठा होगा। जंगल के उस सुनसान रास्ते पर 20 मिनट की दूरी पर जाने के बाद वो सभी कारें एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगती है। ये देखकर वहां रास्ते के आसपास जंगल में छुपे कुछ लोग बाहर आते हैं। उन सब के चेहरे पर हद से ज्यादा घमंड था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हेडिस को खत्म कर दिया है। वो लोग अभी उन जल रही कारों के करीब जाकर लाशों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक भी लाश नहीं दिखती, जिससे उन सबकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। उन सबको जब तक ट्रैप में फंसने का अंदाजा हुआ, तब तक वहां अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है और उन सब लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। उन पर गोली चलाने वाले लोगों ने भी वही यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो हेडिस के गार्ड्स पहनते हैं। कोई बचा तो नहीं है, है ना? एक आदमी जिसने नॉर्मल कपड़े पहने थे, जो शायद इन बॉडीगार्ड का हेड था। नहीं, कोई नहीं बचा है। सबको चेक करने के बाद एक गार्ड ने जवाब दिया। उस बॉडीगार्ड के हेड ने फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, बॉस। उन सबको ठिकाने लगा दिया है। आगे क्या करना है? उन लोगों की लाशों को जला दो और वो सारा मेश क्लियर करो, किसी को पता ना चले वहां कोई हादसा हुआ है। उसी जंगल के दूसरे रास्ते पर जा रही 3 गाड़ियों में से बीच वाली गाड़ी में बैठे उस इंसान ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। तारानकन, 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 तारानकन। जब तुम्हें पहले से ही सब पता था कि अटैक कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? कार की पैसेंजर सीट पर बैठे लड़के ने कहा। हेडिस बिना किसी जवाब के बस खिड़की के बाहर देखता रहता है। उसे कोई जवाब देता ना देख आगे पैसेंजर और ड्राइविंग सीट पर बैठे दोनों लड़के अपना सिर नामे हिला देते हैं। जबकि पीछे हेडिस के साथ बैठा लड़का कुछ पल के लिए सोचता, क्या तुझे लगता है इस इंसान का उससे कुछ लेना देना है? ये सुनते ही आगे बैठे दोनों लड़के चौंक जाते हैं। जबकि हेडिस अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों के सामने 3 लोगों की फैमिली का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। हाँ, बाकी तीनों लड़के ये सुनते ही शौक हो जाते हैं। हेडिस के बाजू में बैठा लड़का मुश्किल से खुद को संभालते हुए खिड़की के बाहर देखता है, जिसे अपनी नम आंखें छुपा सके। क्या वो दोनों जिंदा है? उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। हेडिस ने एक गहरी सांस ली। हाँ, अभी तक, अभी तक। इसका क्या मतलब है? और तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कब मिली? पैसेंजर सीट पर बैठे लड़के ने थोड़ा इम्पेशेंट होकर पूछा। हेडिस को कोई जवाब देता ना देख वो लड़का थोड़ा गुस्से में बोलता है, अब कुछ बोलेगा भी नहीं? निश्चित। पीछे बैठे लड़के ने उसे शांत रहने का इशारा किया। क्यों शांत हो जाओ, हम ये सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझता, हमेशा आधी अधूरी बात बताता है, जैसे इसे हम पर भरोसा ही ना हो। निशित ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम तीनों पर भरोसा नहीं है? हेडिस ने निशित की तरफ देखा। अभी जिसके सामने लोग एक शब्द बोलने से डर रहे थे, वहां निशित के इतना बोलने पर भी वो शांत था। विवान, बात भरोसे की नहीं है, तेरी बातें छुपाने की आदत की बात है। निशित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे भी एहसास था कि वो गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया था। मैं नहीं चाहता तुम लोगों किसी खतरे में पड़ो, विवान ने खिड़की की तरफ सिर घुमाते हुए कहा। वो ऐसा इंसान था जो दुश्मनों की जान लेने से पहले एक बार भी ना सोचे, लेकिन अपने दोस्तों पर आंच भी ना आने दे। हमने जब इस दुनिया में कदम रखने का डिसाइड किया था, तभी से हमें पता था इसमें कितना खतरा है, और जिस तरह तुम्हें हमारी फिक्र है, हमें भी तुम्हारी फिक्र है। उसके बाजू में बैठे लड़के ने शांति से कहा। वो उसको सबसे अच्छे से समझता था, जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
मुझे कुछ दिनों पहले ही इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन कंफर्म नहीं थी। आज ही पक्की इन्फॉर्मेशन आई थी, इसलिए तुम लोगों को नहीं बता पाया। विवान के फेस पर हल्की सी स्माइल थी। वो जानता था कि इस मिशन में उसके दोस्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आदि, वो इसी शहर में है। लेकिन पहले हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। आदित्य उसकी बात समझ रहा था। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा। मुझे अब काफी भूख लगी है, कहीं खाना खाने के लिए रुके? निशित बाबू, जो अब शांत हो गए थे, लेकिन उसे कार की शांति हजम नहीं हुए, अनअम्यूज्ड। मैंने विला में सेफ को बोल दिया है, आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विवान ने जवाब दिया। हाँ, तुझे तो आज कहाँ से फर्क पड़ेगा, आज तो तुमने स्पेशल लंच जो किया है, निशित ने मुंह बनाते हुए कहा। निशित की बात सुनकर विवान के आंखों के सामने मिष्टी का फेस आ जाता है, जिसे उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन किसी की नजर पड़ने से पहले वो छुपा लेता है। आज का लंच सच में उसके लिए स्पेशल था। निशित की बात सुनकर ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का हंसने लगता है। अगर सेम यहां पर होता तो मजा आता। वही आदित्य जिसने विवान के फेस पर वो स्माइल देखी थी। हाँ, अगर सेम होता तो वो प्रिंसेस को अपने अलावा किसी और के साथ अकेले लंच नहीं करने देता। उसे तो डेली प्रिंसेस के साथ ही लंच करना होता है। निशित ने जब आदित्य की बात से विवान के बिगड़े एक्सप्रेशन देखे तो उस आग में घी डालते हुए कहा, यक यक। वैसे भी मुझे लगता है आगे चलकर सेम प्रिंसेस के लिए अच्छी चॉइस रहेगा। प्रिंसेस हमारे पास ही रहेगी। वैसे भी मैं उसे कहीं दूर नहीं भेजूंगा। सेम को घर जमाई के लिए बोल देंगे और वो मान भी जाएगा। आदित्य ने विवान को परेशान करने के इरादे से कहा, और फिर मन में कहते हुए, वैसे भी इसने मेरी प्रिंसेस को बहुत परेशान किया है, अब तू भी परेशान हो। तारांकन। आदित्य के अंदर का टिपिकल भाई जाग गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। बस ये क्या बकवास लगाकर रखी है। वैसे भी किटेन अभी छोटी है, तो उसकी शादी के बारे में इतनी जल्दी क्या है। और वो सेम अभी कुछ टाइम के लिए अफ्रीका जा रहा है सोलार पावर के बिजनेस के लिए, तो उसे वहां 2 साल लग जाएंगे। विवान, जिससे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जब आदित्य ने मिष्टी की शादी की बात की, वो भी किसी और के साथ। किसी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, बच्चा नेम थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा, तो कुछ स्पेशल नेम रखूं, इसीलिए किटेन रखा। और बेचारा सेम, इन लोगों की बातों में उसकी बलि चढ़ गई। उसे तो पता भी नहीं होगा उसके आने पर उसके साथ क्या क्या होगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। किटेन, नोट बैड, निशित ने हल्की स्माइल के साथ कहा। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। तीनों के चेहरे पर भी स्माइल थी। जब उन लोगों को विवान की बातों में जेलसी का एहसास होता है, लेकिन वो लोग बात को ज्यादा नहीं खींचते। अभी के लिए उनका इतना जानना काफी था। वो लोग चाहते थे विवान को अपनी फीलिंग का एहसास खुद हो। हाँ, पर वो लोग कभी कभी आग में घी तो डाल ही सकते हैं। यक यक। आखिर उनकी प्रिंसेस की खुशियों का सवाल था। वही विवान ने मन ही मन ठान लिया था कि वो सेम को अपनी किटेन से दूर रखेगा। तारांकन, 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 तारांकन। अवीसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आज सुबह से मिष्टी बहुत बिजी थी। उसने अब तक 7 फैशन हाउस के जनरल मैनेजर और फैशन डिजाइनर से मीटिंग की थी। अभी भी 3 फैशन हाउस से मीटिंग बाकी थी। मिष्टी और सिद्धि सभी फैशन हाउस के पल्स माइनस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन के बाद सिद्धि केबिन से निकल जाती है। मिष्टी अपना सिर चेयर पर पीछे की तरफ करके अपनी आंखें बंद कर देती है। मिष्टी की आंख बंद करते ही विवान के केबिन का सीन याद आ जाता है। दरअसल आज वो मीटिंग्स के बीच लंच भूल ही गई थी, लेकिन विवान ने मीटिंग के बहाने उसे केबिन में बुलाकर लंच करवाया था। मिष्टी ने लंच के लिए मना किया तो विवान ने उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। फिर उसे मजबूरन लंच करना पड़ा। मजबूरन कहना गलत होगा, वो भी इस पैम्परिंग एंजॉय कर रही थी। मिष्टी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन इसका एहसास होते ही अपना सिर तुरंत झटक दिया और सीधे बैठकर डॉक्यूमेंट चेक करने लगी। आखिर उसे अभी भी 3 मीटिंग्स अटेंड करनी थी। आधे घंटे बाद मिष्टी की केबिन के डोर पर नॉक होता है और सिद्धि अंदर आती है। मैम, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मिष्टी ने अपनी भौहें ऊपर करते हुए पूछा। वो सनग्लो फैशन हाउस और रॉयल क्लॉथिंग के फैशन डिजाइनर और जनरल मैनेजर एक साथ आ गए हैं। सिद्धि अपनी बात कहने में कुछ झिझक रही थी। इस टाइम किस फैशन हाउस के साथ मीटिंग थी? मिष्टी ने अपने सिर में उंगली घुमाते हुए कहा। 4:30 बजे सनग्लो फैशन हाउस से मीटिंग थी।
सिद्धि ने टैबलेट में मिष्टी का शेड्यूल देखते हुए कहा। ठीक है, फिर हम पहले उनसे मीटिंग करेंगे। मिष्टी ने घड़ी में देखा, अभी 4:25 हुए थे। वो सनग्लो फैशन हाउस की टाइम पंक्चुअलिटी से इम्प्रेस हुए थी। लेकिन मैम, सिद्धि जैसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या? मिष्टी मीटिंग के लिए फाइल चेक रही थी। वो रॉयल क्लॉथिंग ऊपर क्लास में काफी फेमस है और उसकी डिजाइनर समायरा मलिक फैमिली से बिलोंग करती है। मलिक फैमिली की मैडम संध्या मलिक आरती कपूर की अच्छी फ्रेंड है, सिद्धि ने पूरी बात बताते हुए कहा। सिद्धि विवान की सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का हिस्सा होने की वजह से जानती थी। दरअसल एक बार समायरा विवान से मिलने ऑफिस आई थी, तब एक सेक्रेटरी ने उसे रोक लिया था कि बिना परमिशन के विवान से नहीं मिलने दिया था। इसलिए समायरा में आरती जी को कंप्लेन कर दी थी और आरती जी के कहने पर विवान ने उस सेक्रेटरी को निकाल दिया था। तो उसके साथ कितने बजे मीटिंग थी? मिष्टी की भौहें तन गई थी। मिष्टी ने नोवेल में समायरा के बारे में पढ़ा था। समायरा बहुत ही घमंडी इंसान थी। अपने हाई स्टेटस की वजह से वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। वो विवान को पसंद करती है और सोचती है कि आज नहीं तो कल वो ही मिसेस कपूर बनेगी। मिष्टी सोच में पड़ जाती है क्योंकि समायरा की एंट्री नोवेल में थोड़ी लेट होती है। उसका साइड नेगेटिव कैरेक्टर नोवेल में इंपॉर्टेंट पार्ट परफॉर्म करता है। इसका मतलब यही था कि स्टोरी चेंज होने के साथ साथ फास्ट फॉरवर्ड भी हो गई है। 5:30 बजे। लेकिन मैम, क्या हम पहले? सिद्धि ने मिष्टी को खोया देखकर अपनी पॉइंट कहने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी ने उसे बीच में रोक दिया। जैसे शेड्यूल हुआ है, मीटिंग्स वैसे ही होगी। जाकर मीटिंग रूम रेडी करो और सनग्लो फैशन हाउस को मीटिंग रूम में लेकर जाओ। मिष्टी ने कुछ डॉक्यूमेंट सेट करते हुए ऑर्डर दिया। लेकिन मैम, ठीक है, सिद्धि जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया और केबिन से बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। सिद्धि के जाते ही मिष्टी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वेलकम टू द अविसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मिस समायरा मलिक। फैशन शो तक तुम्हारी फेम जिस पर तुम्हें घमंड है, उसे मिटा ना दिया तो मेरा नाम भी मिशिका भारद्वाज नहीं। तारांकन कौन है वो दो लोग जिसे विवान और आदित्य ढूंढ रहे हैं? नोवेल में क्या किया था समायरा ने मिष्टी के साथ? क्या करेगी मिष्टी समायरा के साथ? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।